जिस जगह जॉर्ज पंचम किसी समय विराजते थे, आज वहाँ पर नेताजी की प्रतिमा अभी तो वर्चुअल कहेंगे उसको, होलोग्राम के माध्यम से स्थापित हो गई है और शीघ्र ही मेरे विचार से 6-7 महीने में जो उनकी ग्रेनाइट की प्रतिमा है, वो वहाँ स्थापित हो जाएगी। आइए अनुजधर जी से बात करते हैं कि इस प्रकरण का भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्या महत्व है। नमस्ते आप सभी को और स्वागत है अनुजधर जी का एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पर। और कितनी बड़ी घटना यह है, 23 जनवरी नेताजी के जन्म दिवस के अवसर पर जो कैनोपी है इंडिया गेट के सामने, जहाँ पर कभी जॉर्ज पंचम विराजा करते थे, वहाँ पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा, और वो भी आज़ाद हिंद फौज के लिबास में, यूनिफ़ॉर्म में। सर बहुत बहुत बड़ी घटना है। मुझे पहले विश्वास नहीं था कि हो जाएगा, जबकि ये खबरें उड़ती हुई हमको मिल रही थी, लेकिन मेरे को नहीं लगता था क्या हो जाएगा सर। उसका कारण ये है कि अगर इसका हम इतिहास देखें, सन 47 में जब ट्रांसफर पावर होता है तो एच वी कामत एक फॉर्मर आईसीएस ऑफिसर थे। सुभाष बोस पहले आईसीएस थे जिन्होंने नौकरी छोड़ करके फ्रीडम स्ट्रगल में आए थे। उसके बाद दूसरे व्यक्ति थे एच वी कामत। वो आईसीएस में सर्व करने के बाद में, सुभाष बोस के बाद, वो उनके साथ ज्वाइन कर गए थे और वो उसी ज़माने में, अंग्रेजों के ज़माने में, वो असेंबली में मेंबर थे। वो बाद में एमपी रहे हैं, 70 तक रहे हैं और पंडित जी से बहुत झगड़ा करते थे वो सुभाष बोस को लेकर के। लेकिन एच वी कामत ने ही ये जो आज जो नेताजी का जो जितना काम हम लोग बातचीत कर रहे हैं उनकी डेथ की मिस्ट्री के बारे में या उनकी लेगेसी के बारे में, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट एच वी कामत जी थे। तो कामत जी ने सन 47 में असेंबली में ये सवाल उठाया कि महात्मा गांधी जी की आपने पोर्ट्रेट असेंबली में लगाने की बात करी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की भी लगनी चाहिए। तो वो असेंबली के मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने उसका आंसर तक नहीं दिया इस बात का। और उसके बाद में कुछ भी रहा हो, लेकिन जब तक कांग्रेस या सरकार में रही, सुभाष बोस का पोर्ट्रेट तक पार्लियामेंट हाउस में नहीं लगा। ये तो हालत थी इस देश की कि एरो गैरो के पोर्ट्रेट लग गए पार्लियामेंट हाउस के अंदर, इन्होंने सुभाष बोस का नहीं लगाया। और एक बड़ी घटना घटी जाके कि 1963 में जाकर के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं समर गुहा। और वो कहानी थोड़ी लंबी कि समर गुहा का लिंक गुमनामी बाबा के साथ में था। वो पावर में आते हैं और मतलब पार्लियामेंट में आते हैं और पहले दिन से उन्होंने झंडे गाड़ दिए कि साहब मैं तो, नेताजी का नाम ठीक होना चाहिए, उनकी फोटो लगनी चाहिए और इनकी डेथ की हिस्ट्री को सॉल्व होना चाहिए। धीरे धीरे समर गुहा को काफ़ी सपोर्ट मिला और उनके वन मैन आर्मी वो थे, उनको सपोर्ट करने में बहुत बड़ी जो एक शख्सियत थी वो थी अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप ये कह सकते हैं कि समर गुहा और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से, मतलब समर गुहा के प्रयास थे मेन, लेकिन सपोर्ट करने वाले अटल जी उनको काफ़ी आगे थे। उनको 1978 में 23 जनवरी को नेताजी का पोर्ट्रेट पार्लियामेंट हाउस में अनवेल हुआ है और ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। और उस दिन अटल जी ने जो ज़माने में बोला था कि आज बहुत बड़ी भूल जो बहुत काम हमने हमने ठीक करी है, नेताजी को उनका स्थान मिला। तो ये तो हालत है इस देश की कि जिस आदमी की वजह से आप आज़ाद हुए हैं, आपने उसकी फोटो तक नहीं लगने दी पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और ये 78 में जाकर के लग गई। सर ये जो घटना कल घटी है ये उससे बहुत ज़्यादा आगे की घटना है, बहुत उससे उसका उसका जो महत्व है वो इस घटना से जो मैं आपको सुना रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा आगे है। आप सोचिए सही, ये है आपका किंग्स वे पुराने ज़माने का, जिसको आजकल हम लोगों ने हिंदी में ट्रांसलेट करके नाम लिखा हुआ राजपथ, मतलब राजा का पथ है ये। राजा का पथ जो है वो किंग्स वे थे और क्वींस वे था। क्वींस वे का नाम चेंज करके उन्होंने कर दिया कस्तूरबा गांधी मार्ग, और किंग्स वे का नाम उन्होंने हिंदी में करके ट्रांसलेट करके राजपथ को राजपथ कर दिया। राजपथ भारत का सबसे इंपॉर्टेंट रोड है, हमारे गणतंत्र का प्रतीक है। यहीं हमारी परेड होती है 26 जनवरी की। यहीं इसी रोड के एक कोने में आपके राष्ट्रपति भवन, रायसना हिल पे, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट हाउस, सारे गवर्नमेंट के ऑफिस, और दूसरे कोने में आपका इंडिया गेट। और कहने को तो उनका जो लिंक, उन्होंने जो लिटन साहब ने जो लिंक किया था कि इंद्रप्रस्थ, अगर आप रायसना की हिल पे खड़े होते हैं, अगर वहाँ राष्ट्रपति भवन से, अगर आजकल तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर उस जमाने में जब पोल्यूशन नहीं था तो वहाँ से इंद्रप्रस्थ के जो मतलब पुराना किला जो है, जिसके खंडर साफ नजर आते थे उस जमाने में, और पहली शुरू की हमारी परेडें वहीं इंद्रप्रस्थ के सामने हुआ करती थी। तो वो एक लिंक बना और उसके बीचों बीच में ये उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे उन्होंने खड़ा किया इंडिया गेट, और उसके सामने एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ी कनोपी उन्होंने खड़ी की, जो फोटो में लगती है बहुत छोटी लेकिन काफ़ी विशाल है वो। उस कनोपी के नीचे उन्होंने इंग्लैंड के राजा, हमारे राजा किंग जॉर्ज फिफ्थ की उन्होंने मूर्ति वहाँ पे लगाई। किसी माई के लाल, किसी गुलाम की हिम्मत नहीं थी कि इंडिपेंडेंस के बाद में उसको हाथ लगा सके। तो ये समझना बहुत जरूरी है, किसी की हिम्मत नहीं थी उसको हाथ लगा दे। भारत आज़ाद हो गया,
और कोई उन्होंने और मूर्तियां हटा दी, लेकिन वही ना कि मौलिक नौकर जो है, वफादारी जो है ना मालिक की, छोड़ेगा नहीं, वो नहीं छोड़ेगा, उसकी मूर्ति वहीं लगी रही, वो नहीं हटी वहां से। वो हटने का कारण जो था कि 1965 के अंदर कुछ नहीं, वो लोग वहाँ इकट्ठे हुए, वो सुभाष बोस के सपोर्टर ही थे वो, उन्होंने जाके उसके मुंह में कालिख पोती और उसके हथौड़ा मार मुर के उसके नाक कान तोड़ दिए मूर्ति के, और नेताजी का फोटो उसके लगा दिया। ये ट्रिगर था, नहीं तो ये जो यहाँ बैठे हुए गुलाम की औलाद, ये इसको हटाने तक को तैयार नहीं थे। 65 तक वो मूर्ति वहां रही, और 65 के बाद ये जब घटना घटी है और उनको क्रिटिसाइज किया गया फॉरेन के अंदर और जगह पे, बवाल मचा होगा। आई एम श्योर कि वहां पे फॉरेन कॉमन ऑफिस में इसके रिकॉर्ड्स होंगे, एफसीओ में। तो उसके बाद इन्होंने वो हटाने का डिसीजन ले लिया। और वहां एक बड़ी अच्छी एक चीज घटना घटती है कि आप जो एक बड़ा क्लियर पैटर्न आप देख सकते हैं कि जहां लड़ाई लड़ने की बात होती है तो ये गांधीवादी नेता पीछे हो जाते हैं, गांधी सपोर्टर, लेकिन जब खिचड़ी बढ़ती है तो ये पहले पहुंच जाते हैं। तो मूर्ति को मुंह काला किया सुभाष बोस के फॉलोअर्स ने, उसके वो तोड़े, उन्होंने नाक कान उसको वहां से हटवाया, लेकिन एकदम से प्रपोजल आ गया कि साहब गांधी जी की मूर्ति वहां लग जाए। क्यों भैया, उसके टाइम तो तुम बिना आए नहीं खटक बिना हटाने, ढाल था ना बिना। भाई, आप भूल हाँ वही जाते है हैं। ना कि वो है कि मतलब मैं गांधीवादी हूं तो मैं आर्मी फौज तो ज्वाइन करूंगा नहीं, हाँ लेकिन रक्षा मंत्री बन जाऊंगा, मैं डिफेंस सेक्रेटरी में बन जाऊंगा। तो ये जो दोगलेबाजी है ना कि वैसे तो हम शांति के प्रतीक है, हम फौज में जाएंगे नहीं, कि हमारे गांधीवादी हमारा विचारधारा है, लेकिन हाँ मैं लेकिन रक्षा मंत्री बनने में कोई परहेज नहीं है, मेरे को गुरेज नहीं है, रक्षा सचिव बन सकता हूँ मैं। हाँ दूसरे फॉरेन कंट्री में मेरे बच्चे जाके भर्ती हो जाएंगे फौज में तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो वैसे ही पीसफुल कंट्रीज है। एक बड़ी पुरानी बड़ी बड़ी मशहूर फोटोग्राफ है ना, गांधी जी चल रहे हैं अपने ग्रैंड सन के साथ में, वो चौपाटी पे बच्चा चल रहा है, वो बच्चा बाद में जाकर के, मैं अमेरिकन मिनिस्ट्री में काम करता था, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जाकर के। तो ये हमें ही लक्ष्यबाजी देने के लिए यहाँ बैठे हुए कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं हो। सारी अहिंसा तो ये लोग, आंदोलन की। हाँ तो वो कानू 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 गांधी था वो इंजीनियर टाइप थे, तो वो एमओडी में काम करते थे वहाँ पे अमेरिका में, नासा में भी थे। तो वो वहाँ पे इन्होंने एकदम से ये, अब वो हमारी कह सकते हैं कि हमारे शायद भाग्य में लिखा था कि बड़ी बार वो वहाँ कैबिनेट के डिसीजन भी हो गए, लेकिन एक घटना दो घटना करते 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 वो, नहीं तो गांधी जी की मूर्ति वहाँ नहीं लगी वहाँ पे, क्योंकि अब उसकी सिंबल वैल्यू वैल्यू देखिए कि इंडिया गेट के सामने, अब जो आज के सामने वो जगह क्या है, ये राजपथ, राजपथ के सामने यहाँ पे इंडिया गेट, इंडिया गेट के साथ में हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल, उसके बीच में ये जगह है जहाँ ये कनोपी है, जहाँ राजा की मूर्ति लगी थी, जो हटाने की हिम्मत नहीं थी हमारी 65 तक। ये भारत का सबसे इंपॉर्टेंट स्थान आप बोल सकते हैं कुछ महीनों में, और वहां पे नेताजी की मूर्ति लगाई गई है। अगर नेताजी की मूर्ति लगती, मान लीजिए कि यहाँ से कहीं कलकत्ता में उनके गृह या उड़ीसा में उनके गृह स्थान में लगती, वहीं लगती, और उसकी हाइट अगर 300 मीटर भी होती, मेरा मानना है कि इस स्पॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, सिंबॉलिक वैल्यू एक झटके में। अब मुझे पता नहीं ये कैलकुलेशन से हुआ है या फिर उनसे गलती से हो गया, लेकिन इस मूर्ति का यहाँ लगने का मतलब आपने सुभाष चंद्र बोस को, जो देश की जो नैरेटिव है, उसके बिल्कुल हार्ट में डाल दिया उसको। और ये बात मुझे लगता है कि गांधी भक्तों को ये बर्दाश्त तो होगी नहीं। ऑलरेडी वो आपको देखा, उनको कहीं उनको हार्ट बर्न्स हो रहे हैं, तो वो ट्विटर विटर में नजर आ रहा है, स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि हिटलर के कहा साथ था में ना थे किसी ने, मैं फिर। देख रहा था आपका उसका उत्तर भी हाँ देखा था, ट्वीट किया था किसी ने कि साहब ये तो नेहरू जी की हिम्मत थी जो उन्होंने मूर्ति हटा दी। अरे जॉर्ज पंडित जी तो मैं आपको वीडियो पोस्ट कर दूं, पंडित जी तो जॉर्ज सिक्स, जो हमारे जो इनके लड़के थे जॉर्ज फिफ्थ के, वो मरे तो उनकी मांस पड़ी गई है, तो वहां गए थे वो चर्च में जाकर के। और आप इंडिपेंडेंस के बाद में जब हमारे राष्ट्रपति जाया करते थे, जब हमारे किंग का जन्मदिन होता था 1951-52 में, तो राष्ट्रपति महोदय जाते थे हमारे, हम ब्रिटिश हाई कमीशन में मनाने के लिए। आप जाएगा राष्ट्रपति कोई हाई कमीशन में, हाई कमीशन भी आएगा तो राष्ट्रपति भवन में उसको सेक्रेटरी भी उसको मिलने से मना कर देगा कि तेरी औकात क्या है। लेकिन उस जमाने में हमें राष्ट्रपति जाकर के उनके समारोह में जा रहे हैं कि साहब राजा का जन्मदिन है, तो हम तो वैसे ही साहब गुलामों के टोले में, हम लोग गुरु है ना, कि हमारा वो कॉमनवेल्थ जो बना है, जिसको हिंदी में उसका अगर आप उसको तर्जुमा करेंगे तो गुलामों का टोला उसको बोलते हैं। उसके हम उसके मेन मेंबर हैं गुलामों के टोले के। तो ये जाते थे वहां पे, अब थोड़ी शर्म लिहाज है तो जाना छोड़ दिया। तो ये कहानी कि इसकी बहुत ज़्यादा मेहनत, और ये बहुत स्टेप जो है बहुत बड़ा है हमारे लिए, और हम लोग इससे बहुत खुश हैं। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, और इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा, और एक झटके में उन्होंने सुभाष बोस को, जो उनको 47 के बाद इस देश में जो उनके उनकी लेगेसी को दुत्कारा गया था, उसको एक झटके में इतनी बड़ी इज्जत मिलना, तो इस मामले में तो नरेंद्र मोदी जी का मतलब हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सरकार का, कि बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, और इसकी हमको उम्मीद निश्चित नहीं रूप थी। से काम तो बढ़िया हुआ ही है, लेकिन इसकी बहुत जो बढ़िया काम और किया। जो महत्ता है उसको हमें निश्चित रूप से अंडरस्कोर और अंडरलाइन करना पड़ेगा, एक बताना पड़ेगा कि इसमें ऐसा क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारे
स्वतंत्रता का इतिहास है, उसको स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं। कैसा आंदोलन था आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उसका जो एक पूरा नैरेटिव, एक विमर्श बनाया हुआ है, उसके बिल्कुल हृदय पर ये प्रहार करता है और बिल्कुल। उसको एक से, और मुझे आश्चर्य है वाक़ई, क्योंकि इससे जो है वो गांधी जी की छवि भी जो है वो एक तरह से उस पर भी प्रहार पड़ता है। और आपने रिएक्शन भी देखे होंगे, किस तरह के रिएक्शन विशेषकर से वेस्ट से जो आ रहे हैं। वेस्ट अ, से तो सर मैं उनकी उनकी सेंसिटिविटी मेरे को समझ में आती है, लेकिन जो ये काली चमड़ी वाले जो अंग्रेज हैं, जी। ये जो बैठ करके यहाँ रहते भारत में हैं और उनको चिंता हो रही है कि यूरोप में लोग मरे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, भैया पहले हुँ। अपने कंट्री की चिंता करो। मुझे पहले मुझे मुझे मेरा दिल बहुत पसीजता है कि यहूदियों को मारा गया था वहाँ सेकंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन उससे पहले मेरा दिल पसीजेगा अपने देश के बारे में। तो मेरे देश के यहाँ लोग मरे थे, पहले उनकी चिंता करो। और यहाँ यहाँ ये 40 जो लाख रुपए जो है वो 40 लाख हाँ, लोग अकाल क्रिएट करके, ज़बरदस्ती का अकाल बना के और बिल्कुल। मार दिए गए थे, और कोई किसी भी प्रकार का कोई उसके बारे में आपको चर्चा नहीं होती है। मुझे नहीं लगता कि नेहरू जी ने कभी उनके प्रति संवेदना प्रकट की हो, या गांधी जी सर ने भी नेहरू उनकी सर संवेदना प्रकट की। पंडित जी ने जब 1946 में, पहले तो यहाँ सेंसरशिप थी, सुभाष बोस की आईएनए किसी को मालूम था नहीं, कम खबर थी। तो जब उनको ये रेड फोर्ट ट्रायल स्टार्ट होते हैं, तो सितंबर 1945 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कोई रेजोल्यूशन पास होता है जो सरदार पटेल ने ड्राफ्ट किया था। मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि चेंज ऑफ द वॉर हैज ब्रॉट अबाउट नो चेंज इन द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन इंडिपेंडेंस, कि भारत की स्वतंत्रता के बारे में अंग्रेजों का एटीट्यूड कोई चेंज नहीं हुआ, वो अभी भी अड़ंगे पा रहे हैं। और इसमें कोई, तो ये सितंबर 45 में उनकी पोजीशन थी कि उनका मानना था कि अंग्रेज हमको इंडिपेंडेंस नहीं देने वाले। लेकिन सडनली वो नवंबर में आपके उसके एक महीने बाद आईएनए रेड फोर्ट ट्रायल शुरू होते हैं, और सारी रिपोर्टें अवेलेबल हैं, धमाल रिपोर्टें, मतलब आप टॉप लेवल पे, मतलब छोटी मोटी बात नहीं कर रहा मैं। ऑकली नेक की रिपोर्ट्स हैं जो कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी फोर्सेस के, गवर्नर्स की रिपोर्ट और वॉइसरॉय की रिपोर्ट, एकदम देश में धमाल मचा। और वही कांग्रेस के लोग जो सुभाष बोस को और आईएनए को मिसगाइडेड बोल रहे थे पब्लिकली, उनको एकदम से इनको पॉलिटिकल कारणों से, क्योंकि 46 में इलेक्शन होने वाले थे मुस्लिम लीग वर्सेस कांग्रेस के, इनको ये मुद्दा मिल गया, ये लोग आ गए। कांग्रेस जो मरी हुई पार्टी थी, इसको उन्होंने आईएनए के नाम पे पैसे इकट्ठे किए उन्होंने, पहले बहुत सारे ट्रस्ट, उसमें लोगों ने बहुत पैसा दिया, फिल्म एक्टर्स ने दिया, हिंदू महासभा के लोगों ने पैसा दिया, बहुत लोगों ने पैसा दिया, फिल्म स्टार्स ने दिया, बहुत लोगों ने दिया। तो वो सारा पैसा इकट्ठा किया, वो पता नहीं कहाँ गया, लेकिन वो बहुत पैसा उन्होंने इकट्ठा किया उसको। पूरी कांग्रेस को जिंदा किया गया सुभाष बोस के नाम पे, आईएनए के नाम पे उनको आगे खड़ा किया गया। और वहां पे एक बहुत मशहूर जमाने में दिल्ली में जो नारा लगा था ना कि लाल किले से आई आवाज, सैगल डिल्लन शाहनवाज इंकलाब जिंदाबाद। और उस टाइम पे ही पंडित जी ने, मुझे किसी ने बात बोली थी उनको, उनके किसी अमेरिकन उसने जर्नलिस्ट ने, कि ये सुभाष बोस के जो लोग थे वो तो हमारे खिलाफ लड़े थे, वो तो उनको वॉर क्राइम्स का चार्ज लगना चाहिए। तो पंडित जी ने बोला कि तुम लोग वॉर क्रिमिनल हो, यहाँ दिल्ली में बहुत लोग बैठे हैं जो वॉर क्रिमिनल हैं। तो वो ठीक कह रहे थे, क्योंकि उस जमाने में वही है कि हम जिस हमारे जो लोगों पे जो अत्याचार हुआ है बहुत ज्यादा, इवन क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर लोगों को दबा कर टॉर्चर हुआ है। सुभाष बोस के साथ के लोगों को यहाँ लाहौर के किले में बहुत मारा गया, बहुत टॉर्चर किया गया, आईएनए के लोगों को बहुत टॉर्चर किया। ये जो कहानियां हम जो सुनते हैं ना कि वॉर क्राइम्स, ये आपको लगता है कि वॉर क्राइम्स भारत में नहीं हुए क्या? वो सब जापान के लोग कर रहे थे। ये जो कह रहे हैं कि वहाँ जापानीज जो थे वो कंफर्ट वुमेन, तो आपके यहाँ चकला सिस्टम क्या था भैया? आप लोग के यहाँ नहीं वॉर क्राइम्स हो रहे थे? आप लोग के ये जो हमारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ये मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, नामो निशान कईयों का मिट गया। बहुत सी ऐसे जिन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किए, बहुत से आईएनए के लोगों ने मार दिया अंग्रेजों ने गोली वहां पर रख करके। तो ये सारी बातें अब वो ये कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी किए मेडिकल, आपको लगता है कि इन्होंने नहीं किए? ये जो आज ब्लेम कर रहे हैं कि जर्मन्स करते थे, ये भी करते थे, पर वो पकड़े गए तो आपने उनकी फाइलें खोल दी। तुम्हारी फाइलें बनाने वाला कोई यहाँ पे देश में नहीं है। हमारे पे सारे अत्याचार हुए हैं, और मुझे प्रॉब्लम है कि पहले मैं अपने अत्याचार की बात करूंगा, उसके बाद मैं चिंता करूंगा कि भैया हिटलर ने क्या किया, उसने क्या किया। तो वो सारा का सारा ये निकला और ये बातें थी, और इन्होंने बहुत मारा पीटा वो, और ये सारा इन्होंने एक झटके में उनका माफ कर दिया अंग्रेजों का। क्यों और केवल एक मारा-पीटा ही क्यों है? नीलगंज मैसेकर भूल गए हैं क्या लोग? मेरे विचार से तो उनको याद ही नहीं होगा, उनको पता ही नहीं होगा ज़रा, वो भी तो इन्होंने बताइए। इन्वेस्टिगेट नहीं किया। नीलगंज के ऐसे बहुत जगह थी जहां ये बोला कि बहुत सारे आईएनए के लोगों को गायब हो गए, गोलियां मारी गई, टॉर्चर हुए। ये बहुत सी रिपोर्ट है, ये सब वॉर क्राइम्स है, कोई नामो नीलगंज निशान किसी का मैसेकर नहीं। में मैं बता दूँ अपने दर्शकों को कि 2000 से अधिक जो आईएनए के जो प्रिज़नर्स थे, जिनको पीओडब्ल्यू की तरह रखा गया था, उनका नरसंहार किया गया 1945 रातों में। रात रातों भर गोलियों की आवाज आती थी करके, और वहां पे जूट मिल उठा के बना दी, सुबह उठ करके। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। उसके बाद से टॉर्चर के सर बहुत बुरे हैं, मतलब मुझे बोलना अच्छा लगेगा नहीं। जिस तरह की जेलों में उनको रख के टॉर्चर हुआ है, जैसे सुभाष बोस का जो भतीजा था, वो लाहौर के किले में रखा था उसको रख करके, नहा वो
गंदी टॉयलेट वहाँ पड़ी है, पेशाब वहीं करेंगे, टूटा फूटा वहाँ रह रहे हैं, वहाँ चूहे वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ मोटे मोटे, और सोने वो देते थे नहीं, उनको मारपीट करते थे, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने बहुत बहुत तंग किया। ये सब वॉर क्राइम्स हैं। और कायदे से अगर कोई देश होता जिसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती, जिन जिन लोगों ने काम किए थे उन पर आपको वॉर क्राइम्स का मुद्दा चला करके उनको, जैसे इन्होंने चलाए थे, आपको चलाना चाहिए था। आज से हमसे ज्यादा कम से कम बांग्लादेशों में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आज वो पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के, उनके जो कोलैबोरेटर्स थे, आज उनके वॉर क्राइम्स के मुकदमे वहां चल रहे। ये सब देश को धोखा दिया गया था। जिन जिन पुलिस वालों ने लोगों को मारा है वो सारे हिंदुस्तानी थे, और आप उल्टा उनको इन्होंने फिर इनका चेंज है कि वही लोग जो बोला करते थे कि लाल किले से आई आवाज सैगल डंडन शाहनवाज इंकलाब जिंदाबाद, जैसे ही इनको उसने वो झुंझुना लटकाया ना उसकी कि आपको ट्रांसफर पावर हो जाएगी, तो इनका नारा हो गया कि माउंट बैटन की जय हो, माउंट बैटन की जय हो। ये दिल्ली में नारे शुरू हो गए, और एकदम से ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने पूरा स्टैंड चेंज कर दी, और पावर में आने के बाद में वो बिल्कुल अंग्रेजों के भक्त बन गए। उनके हिसाब से ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा करके। तो ये इतना बड़ा चेंज मतलब और है कि वो, अब सबसे बड़ी बात मैं तो इस पे ये करूंगा कि सारी बात तो ये होनी चाहिए कि क्यों सरकार ने 1947 से लेकर के 1968 तक की मूर्ति को वहां रहने कैसे दिया। 1938 तक तो आपका लिएजन ऑफिस ही चल रहा था, तो और क्या चलता था? वो भी बात इसमें है कि क्यों इन्होंने, क्या खासियत बात है कि आपने उन लोगों से आपने, मतलब आप सुन के शर्म आती है। और मैं लोगों को ये बताऊंगा कि पहले के टाइम में तो भैया कुछ था नहीं, आपके पास में गूगल बाबू है, आप गूगल कीजिए, जाइए इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे, ऑफिशियल, डोंट गो बाय एनी अदर थिंग, गो टू इंडियन एयरफोर्स वेबसाइट, जाके देखिए पुराने उनके अपने चीफ्स के नाम देखिए कि पहला भारतीय चीफ कब बना है, सुब्रतो मुखर्जी, कौन से साल में, 55 में। 55 से पहले कोई चीफ कौन से थे, आपके अंग्रेज थे। कुछ लोगों ने मुझे कंफ्यूज किया था कि नहीं एंग्लो इंडियंस होंगे, मैंने भैया एंग्लो इंडियंस हमारे अपने हैं, मैं एंग्लो इंडियन की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर अंग्रेज की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ से रिटायरमेंट के बाद अंग्रेज चले गए और आपने उनको पेंशन दी उसके बाद में आकर के, प्रॉपर इंग्लिश जेंटलमैन, इट्स नॉट एंग्लो इंडियंस हमारे अपने लोग हैं। दूसरा ये, उसमें आप जाइए अपनी इंडियन नेवी की वेबसाइट पे, आप देखिए वहां जाके कि भारत का पहला नेवी चीफ कब बनाया, 1958 में। 58 तक आपके चीफ आपके वो आपके अंग्रेज थे। ये क्या चीज है भाई, ये कौन सी इंडिपेंडेंस आप लोगों ने ली थी। सर एक बात और है बड़ी, एक मैं आपके वो नोटिस में डालना चाहता हूँ, 1962 में जब हम लोग चाइना से मार खाई हम लोगों ने, उसका मार खाने का मेन कारण ये था कि ये लोग तो अहिंसा के चक्कर में, ये तो नोबेल प्राइज पे इनका टारगेट था, और फौज इन्होंने बनाई नहीं, और जब चाइनीज ने अटैक किया तो हमारे फौज वाले बेचारों, उनके पास कुछ लड़ने को था नहीं, तो उनको मैदान छोड़ के भागना पड़ा उन लोगों को। तो जब ये उसके बाद में हमारी पूरी डिफेंस को इनको रिस्ट्रक्चर करना था, इंडिया की पॉलिसी को, तो उस टाइम पता है उन्होंने क्या किया लोगों ने, हमारे माउंटबेटन साहब को बुलाया यहाँ पे, तो माउंटबेटन साहब यहाँ पर आए, उनके साथ में आपके ब्रिटिश चीफ ऑफ द स्टाफ जो थे वो सब आए, उनके सामने सारी हमने रखा, और वो साहब लोग हमारी 1962 के बाद हमारी पूरी रिस्ट्रक्चरिंग करके गए हैं यहाँ से, और वो पूरा सिस्टम जो उन्होंने बना के दिया था वो आपका चलता रहा है 1999 तक, जब कारगिल रिव्यू कमेटी बनी है आपकी, ये तब जाके चेंज हुआ। तो माउंटबेटन की ये हैसियत है हमारे देश में कि 63 में आकर के आपका भी जो, आपको जब हम डंडे पड़े तो आप लोगों ने उसके नाम, उसको बुला करके पूरी आपने वो कराई, और तभी तो उनके नाम पे इतना लोगों में अटैचमेंट है ना। आज बैठ के जो लोग भारतीय मूल के लोग बैठ के बकवास कर रहे हैं यहाँ से यूरोप अमेरिका से कि साहब ये तो फासिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, ये आदमी उसके पास, अरे आप लोग को बेसिक सेंस की नाम की चीज नहीं। एक तो पहली बात है कि नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर ये जो पत्रकारों का मुंह नहीं खोलना चाहिए भैया, ये नोबेल पीस प्राइज कमेटी नहीं है। जब नेशनल सिक्योरिटी 1940 के दशक में भारत का नेशनल इंटरेस्ट क्या था, भारत का नेशनल इंटरेस्ट क्या ये था कि विश्व शांति आनी चाहिए, जो गांधी जी बोल रहे थे कि मेरे जीवन का ध्येय है कि मैं विश्व में शांति लाना चाहता हूँ। क्या ये भारत का नेशनल इंटरेस्ट था, कोर नेशनल इंटरेस्ट 1943 में, 42 में, 43 में? नो, भारत का नेशनल इंटरेस्ट था कि पहले हम अपने अंग्रेजों से पिंड छुड़ाएंगे, पहले आप अपनी कंट्री को गुलामी से बाहर निकालो, उसके बाद सारी बातें होंगी। हाँ, मैं उस निगाह से देखूंगा। और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे जब कोई देश दूसरे देश से बात करता है, वो सारे साम दाम दंडभेद वो इस्तेमाल करता है। ये काम अमेरिका करता है, ये काम इंग्लैंड करता है, ये काम हमने करा, हमने भी किया इंडिपेंडेंस के बाद में। आज हमारी नॉर्थ कोरिया में आप जो मर्जी बोलिए, हमारा दोस्त है भाई, हमारी एम्बेसी है वहां पे, हमारी एम्बेसी चलती है प्योंगयांग के अंदर। सद्दाम हुसैन हमारा दोस्त था, पूरे गल्फ कंट्री रीजन में वो इकलौता वो आदमी था जो कश्मीर में हमको हमें सपोर्ट करता था। जब हमने एटम बम बना है तो सद्दाम हुसैन ने हमको सपोर्ट किया है। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे जो होते हैं ये शांति दूतों को समझ में नहीं आएंगे। आपको देश की जब कोई इस तरह की जब बात, अमेरिका में और सऊदी अरबिया और अमेरिका में क्या कॉमन वैल्यूज हैं, क्यों वो दोस्त हैं आपस में, क्या कॉमन वैल्यूज हैं आपस में? कॉमन वैल्यू नेशनल सिक्योरिटी है बस। तो बेकार की बड़ी बड़ी बातें साहब, वो तो हिटलर के पास चले गए, प्लांट हम करना, अरे भैया वो किसी
आपकी ये जो बड़े डेमोक्रेसी के बड़े कर्ताधार थे आपके विंस्टन चर्चिल और आपके रूजवेल्ट वगैरह, इन्होंने कौन सी इंडिपेंडेंस हमको दे दी थी उस जमाने पे? भाई आप लड़ाई लड़ नहीं, रहे हैं हिटलर से, इन्होंने क्यों स्टालिन से समझौता कर लिया था? हाँ, आप लड़ाई लड़ रहे हैं दुनिया की डेमोक्रेसी के लिए, हमको लेकिन गुलाम बना के रखेंगे आप लोग, क्यों? ये कौन सी, हम तो मुझे पहले अपने घर का देखना है कि मैं जाके दुनिया, ये जो बड़े बड़े साहब लोग जो हैं जिनका एक पार यहाँ दूसरा पाम अमेरिका में, ये उनकी बातें हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या बातें बोले जा रहे हैं बैठ करके लोग। अरे भैया अपने कंट्री की सोचो पहले, वो नोबेल प्राइज को भूल जाओ, नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला आप लोगों को। और बैठ के सुबह शाम अजीब अजीब किस्म की लोग बातें वो है, तो ये दिस इज वेरी रॉन्ग, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत डिबेट मैं चाह रहा हूँ कि बाद में कभी हो उसके ऊपर। मैं समझ सकता हूँ कि कोई अंग्रेज अमेरिकन बैठ करके जो बात कर रहा है कि भारत में उस आदमी को इज्जत दी जा रही है जो एक्सिस पावर्स के साथ में था, उनकी सेंसिटिविटीज अलग है। लेकिन कौन भारतीय, चाहे वो भारत मूल का अमेरिकन भी क्यों ना हो, जैसे मेरे ख्याल से वो वायर वाले के भाई ने ये जाके बकवास करी वहां जाकर के, वो कैसे बात को बोल सकता है? वरदराजन। हाँ, और भारत सरकार को ये नोट लेना चाहिए कि ऐसे लोग जो बकवास करते हैं भारत के बारे में पब्लिक में, इनकी एंट्री यहाँ बंद होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। बैठो रे बेटा वहीं पर ही, अरे भाई, जहाँ नहीं सिद्धार्थ घुसना चाहिए। वरदराजन तो पीआईओ होल्डर है, इज एन अमेरिकन सिटीजन, वो अमेरिका का नागरिक है और यहाँ बैठा हुआ एक पोर्टल चला रहा है, मीडिया चला रहा है और लेफ्ट साइड का पावरफुल मीडिया है, पूरी फंडिंग उसको मिलती है। उसके अलावा फिर बाकी और जो उसके सोर्सेज हैं यूट्यूब वगैरह, उससे सबसे पैसा कमाते हैं। मतलब नोट छाप रहा है, आपको बदनाम कर रहा है पूरी दुनिया में, और आप जो है ये भी नहीं फ्रीडम दे समझते रखा आप लोगों ने। आप पीआईओ स्टेटस भी उसका कैंसिल करके उसको वापस बिल्कुल बिल्कुल, जो आदमी भारतीय मूल का आदमी बाहर जाकर के हमारी कंट्री के बारे में बकवास करेगा, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, हम कुछ नहीं, हम कह रहे हैं उसको भारत में नहीं आने देंगे हम लोग। आप वहीं बैठिए, वहीं बैठ के काम कीजिए, फॉरगेट अबाउट दिस कंट्री, वहां बैठो, वहां बैठ के गाली दो, जो मर्जी करो, पर आप यहाँ, बिकॉज दे अ लाइन हैज टू बी ड्रॉप। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ क्रिटिसिज्म करने से, कोई आदमी क्रिटिसाइज कर रहा है मोदी जी को, उसका कैंसिल कर दो, मुझे वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ कोर मुद्दे हैं और कुछ लाइन हैव टू बी ड्रॉन। आप मेरी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को अगर वो कर रहे हैं तो मैं आपको फिर मैं फिर आपको नहीं छोड़ूंगा। और मेरा मानना है कि सुभाष बोस को बदनाम करना इतना सीरियस मुद्दा, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा, वो आदमी हमारे नेशनल सिक्योरिटी के मामले में हमारे देश को आजाद कराने के लिए बाहर गया था, उसने वो स्टेप उसके लिए थे। आप उसको एक वॉर क्रिमिनल के साथ में नहीं जोड़ सकते विदाउट दैट कॉन्टेक्स्ट। ये गलत बात है, पाप कर रहे हैं आप लोग, गलत बात बोल रहे हैं। और ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने कभी खुद फौज में जाना नहीं उठ करके। तो ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो अभी मुझे लगता है कि ये जो पूरा केस हुआ है अभी, ये लोग बैठेंगे नहीं आराम से, कुछ ना कुछ करेंगे ये लोग, चाहे कोर्ट कचहरी में चले जाएं, पीएल ठोक दें, कुछ करें। तो कोशिश होगी इस मूर्ति, क्योंकि मूर्ति जहां तक मेरा ख्याल है अगस्त में बन करके आएगी। प्लान जो है कि 15 अगस्त को उसको वहां लगाया जाएगा। तो ये जो लोगों को अच्छा लगा नहीं है, बहुत सारे लोगों को, तो वो कुछ ना कुछ करने वाले अभी प्लानिंग कर रहे होंगे। खैर वो तो करेंगे। और ये लोग जो हैं वो जो तथाकथित लिबरल हैं, उनका लिबरल्स के हमें अच्छी तरह से पता है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत सारे देशभक्त जो हैं, जिनकी देशभक्ति और देश निष्ठा में कोई संदेह नहीं है, वो भी उठ खड़े हुए हैं कि साहब के नेताजी जो थे वो तो इस्लाम पसंद थे, और नेताजी बिल्कुल उनमें और कांग्रेसियों में कोई अंतर नहीं था, जिस तरह से इस्लाम का अपीजमेंट उन्होंने किया। सर ये टॉपिक चंद्रचूड़ घोष डिटेल में बात कर सकता है, पर आपको मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने मेरे ख्याल से वो एक सिंगल कोट सफिशिएंट है। डिटेल में तो बात करेंगे, लेकिन और ये एक सिंपल कोट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुभाष बोस का है कि इफ इंडिया वांट्स टू बी अ वर्ल्ड पावर, देन द प्रीचिंग ऑफ हिंदुइज्म विल फैसिलिटेट दैट द प्रोसेस। वो लोगों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने के लिए बात कर रही है सुभाष बोस ने, अपने हाथ से लिखा हुआ है, और ये बोला है कि ये अगर हमने वर्ल्ड पावर बनना है तो ये रास्ता है। ये आपको किसी मुस्लिम अफीसर के वर्ड दिखाई दे रहे हैं? तो ये एक कुछ कोटेशन यहाँ वहाँ से उठाने के बाद में उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझा, उस टाइम को नहीं समझा, वो किस एरिया में ऑपरेट कर रहे थे, उनकी प्रायोरिटीज क्या थी उस जमाने में। या ये भी कह सकते हैं कि कलेक्टिवली, ये बातों में इसमें कुछ मैं बिल्कुल मानता हूँ कि एज ए कलेक्टिवली लोगों को यहाँ पे रेडिकल इस्लाम की समझ नहीं थी हमारे देश के लोगों को, वो हमारी कलेक्टिव फेलियर है। लेकिन उसके अलावा, लेकिन वो समय उसके हिसाब से, और दूसरा है कि मैं आगे भी ट्वीट करूंगा, पोस्ट करूंगा, लेकिन ये गलत बात है कि बहुत से जो लोग मुसलमान जो आईएनए में थे उनको आप जिहादी नहीं बोल सकते जस्ट बिकॉज दे वर मुस्लिम्स। नो, दे फॉट फॉर द कंट्री। और उसमें से बहुत से लोग भारत में रहे हैं, उसके बाद में भारत में रहे हैं, भारत में उन्होंने अच्छी बातें करी है। उनकी डायरियां अभी कर्नल महमूद अहमद की डायरी आने वाली किताब के फॉर्म में
अब पढ़िए उन्होंने क्या काम किया, कौन देशभक्त उसको इग्नोर करेगा? तो सिर्फ जस्ट बिकॉज वो हर एक आदमी को, जैसे इवन मैं शाहनवाज खान का मैं ट्वीट करूंगा, शाहनवाज खान की, जबकि मैं उसका फेवर बनी कि उसने जो रोल प्ले किया बाद में कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उनकी डेथ के बारे में, वो अलग कहानी है, लेकिन कम से कम उस सेंस में मुस्लिम लीग ने ओपनली उसको अटैक किया कि तुम लोग तिलक लगवाते हो, करती हो, तो ये हिंदुओं का स्टाइल है। उसने नहीं मानी मुस्लिम लीग की बात उसने। तो वो एक बड़ा बोलना आसान है, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस जो छोटी उम्र में जिसने अपनी सारे हमारे शास्त्र वगैरह पढ़ लिए थे, गीता हाथ में लेके चलते थे हमेशा में, और जाके जर्मनों को जाके गीता पाठ कराए बाय द वे, वो उन क्रूर लोगों को गीता तक उन्होंने वहां जाके बताई है। उसके बारे में आप इस तरह के शब्द नहीं यूज कर सकते कि मुस्लिम अपीजर, ठीक है, वो एक टाइम दौर अलग था, और 1942 और 42 वो टाइम से आप मुकाबला नहीं कर सकते हो बिल्कुल। और उस टाइम हमारी प्रायोरिटीज क्या थी, हमको ही देखना पड़ेगा। तो ये मुद्दा मेरे ख्याल से कभी चंद्रचूड़ घोष का ज्यादा कैन एक्सप्लेन बेटर, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो उनकी डेथ पे ही है। तो लेकिन है कि जितना मैंने समझा पड़ा उस हिसाब से ये एब्सोल्युटली इनवैलिड है। और एक बात सर और सोचने वाली बात है कि जब आईएनए की बात करते हैं उसमें हर तरह के लोग थे उसमें। अगर उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने हर एक आदमी का देखिए, अब जिस मूवमेंट के अंदर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, अगर उसमें से एक बैड एप्पल निकल आया तो डज नॉट मीन की होल मूवमेंट। अब उसी आईएनए में तो पीएन ओक भी तो थे ना, पीएन ओक जिन्होंने किताब लिखी कि तेजो महल जो है वो है करके, वो पीएन ओक भी तो आईएनए में थे भैया। तो ऐसे मत बोलिए, वहां पे हर तरह के लोग थे, हर एक एग्जिस्ट करते थे। तो हजारों लोग काम करते हैं, उसमें से एक आदमी यहाँ से वहां निकल गया। लेकिन मोटा मोटा जितने, जैसे आप जो बात की है कि जितने उनके जो मेन मुस्लिम कमांडर्स थे, आई डोंट थिंक एनीबॉडी बिट्रेड हिम। हबीबुर रहमान डिड नॉट बिट्रे सुभाष बोस। पाकिस्तान जाने के बाद भी वो तमीज से बात करते थे। बहुत बड़ी बात है, हबीबुर रहमान की जहाँ बात करें, पाकिस्तान गवर्नमेंट में ऑफिसर था और ही वॉज हेडिंग द चाइना डेस्क इन द पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री। इमेजिन, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में चाइना डेस्क को हेड कर रहा था। उसका इंटरव्यू लिया गया, उसने ये स्टेटमेंट दी वहां पे कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में सुभाष चंद्र बोस वॉज द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी। ये बात बोलने का बहुत मादा चाहिए। जनरल कियानी जियाउल हक की कैबिनेट में मिनिस्टर था, छोड़ने के बाद 78 में किताब छापी उसने अपनी रावलपिंडी में, पढ़िए उसमें उसने तारीफ करी है सुभाष बोस की। उसने कहा एक ही आदमी था जो हिंदू मुस्लिम के को एक्सेप्टेबल था एज अ लीडर। सो दे हैव नॉट बिट्रेड सुभाष बोस, दे हैव टॉक ग्लोइंग एंड आई कांट से मेनी अदर थिंग्स। उनके जो बच्चे जो पोते पाती हैं, दे डोंट टॉक नॉनसेंस अबाउट सुभाष बोस। And they are not Islamists, of course. They are all upper middle class, anglicized, Muslim elites. तो इस तरह की एकदम स्वीपिंग कमेंट मार देना, वो आई थिंक दैट इज बिग बिट, मे बी आपको उस पर थोड़ा जाना पड़ेगा, वो चंद्रचूड़ आप बैठ के बात करेंगे। तो ये क्योंकि जी, वो मेरी बात हो ये गई है, हाँ, उसके ऊपर हाँ, हम करेंगे, स्पेशली जो थोड़ा उसका सीताराम गला गोयल खराब है तो वो बैठेगा आपके साथ में, थोड़ा गला उसका कल में ठीक हो जाएगा। सीताराम गोयल का जो क्रिटिक है, हाँ जी, उसका जो मैंने वैसे आर्टिकल देखा जिसने उसका सीताराम कंटेंट गोयल जी की किताबें बाय द वे गुलामी बाबा के पास में थी। तो वो, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये आ रही है, हमें एक प्रॉब्लम हमारे साथ में और भी, हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि हम लोग कंक्लूड कर चुके हैं कि गुलामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। सरकार नहीं मानती तो इसलिए हम लेकिन अगर गुमनामी बाबा पे आप चले जाते तो वो बिल्कुल फेज अलग हो जाता। तो वो बोलते हैं कि साहब जो मैंने किया पहले टाइम पे किया, उस समय के हिसाब से किया था, जो कपड़े सर्दी में पहनता हूँ वो गर्मी में नहीं पहनूंगा। तो वहां तो एक रेडिकल चेंज उन्होंने बोला कि मेटामॉर्फोसिस हो गया, कि आई एम नॉट द सेम पर्सन आई यूज्ड टू बी। व्हेन आई सॉ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द पार्टीशन, आई सॉ द वे विमेन आर ब्रूटलाइज्ड। तो वो एक अलग डायमेंशन है। तो वहां वो सीताराम गोले की किताब पढ़ रहे थे, वहां वो पीनो की किताब पढ़ रहे थे, कमेंट भी डाल रहे थे कि यस, आगरा के फोर्ट में ऐसा हुआ है, इट वाज अ हिंदू फोर्ट अर्लियर। तो वो एक अलग डायमेंशन, लेकिन क्योंकि उस बात को गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रही है तो हम उसको साइट नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ नेताजी की लाइफ को 45 से पहले वाली को साइट करना पड़ता है। लेकिन वहां भी जैसे मैंने आज कोटेशन डाला कि वो तो खुल्लम खुल्ला उन्होंने बोला कि आपको जाके कन्वर्ट करना पड़ेगा लोगों को अफ्रीका में, जब मिशनरी कर रहे हैं आपको नहीं कर सकते। और भारत को अगर सुपर पावर बनकर निकलना है, पावर बनना है, तो यू हैव टू यूज स्प्रेड हिंदुइज्म। तो इनको वो कोटेशन नजर नहीं आती है, उठा करके उसको वो एक आइसोलेशन में निकाल के वो बोल रहे हैं। तो एनीवे दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक सर, बट आई एम श्योर दिस समथिंग विल कम आउट ऑफ इट फॉर डिस्कशन। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बताएं, इसमें जो हम बात करते हैं कॉलोनियल एजुकेशन की, और कॉलोनियल एजुकेशन एक कॉलोनियल माइंडसेट से आता है। वो कॉलोनियल माइंडसेट जितना उन कॉलोनियलिस्ट से नहीं किया, उससे अधिक जो गुलाम थे, जो अंग्रेज, काले अंग्रेज थे, उन्होंने किया। आपको क्या लगता है इस कदम से उस कॉलोनियल एंस्लेवमेंट जो है, वो मानसिक गुलामी है, जो अंग्रेज़ों की गुलामी जो है अभी तक दिमाग में बसी हुई है,
जिसके कारण हमारे बच्चों को आजकल तो गाँवों में भी सब यही यहाँ तक हुँ, सिखाने लगे हैं, गाँवों तक में, कि भई नहीं, तो तुमको तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम में ही सोचना है, और उसकी वजह से वो बेचारा ना इंग्लिश का रहता है, ना हुँ। हिंदी का रहता है, ना अपनी लोकल भाषा का रहता है। और वो एक अजीबो-गरीब किस्म का एक नमूना बन के रह जाता है। इस नैरेटिव पे क्या अंतर पड़ेगा सर इससे? आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हुआ क्या था कि ना जैसे ही अंग्रेज़ों ने हमारा जैसे जिमखाना क्लब खाली कर दिया, तो जैसे बंदरों की तरह से ये कॉपी करते-करते हमारे देसी लोग वहाँ पहुँच गए। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ मैं कि जैसे बंदर वो ना पूरा कॉपी करते हैं उनका पूरा, तो ये साहब बन के जाकर के वही जिमखाना क्लब में ये जा रहे हैं, उसी स्टाइल में ये लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, वही कि आपके एक इंडियन आदमी आपके सामने आएगा, उसने सर में पगड़ी क्यों पहनेगा सर में वो? वो राजा की पगड़ी पहनते थे और ये काम कर रहे हैं वेटर का, तो वही वही ट्रेडिशन चलाया है इन्होंने बहुत टाइम तक। जैसे एक आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप जानते होंगे एक आपके सीएम त्रिवेदी जी थे हमारे, पद्म विभूषण मिला था उनको, गवर्नर थे पंजाब के, आंध्र प्रदेश के, सिविल सर्वेंट थे बहुत बड़े जाने-माने। तो सर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, तो उनका एक डॉक्यूमेंट हमने अपनी किताब में डाला है उनके बारे में, 45 का करके। तो साहब ये तो अंग्रेज़ों से बड़े थे, वो तो अंग्रेज़ कहते ही थोड़ा-सा लीनियंसी दिखाते हैं इनको, हम लोग थोड़ा ये लोग कहते हैं नहीं ये तो ट्रेटर है। और सर मल जी बाद में जाकर के हमारे पद्म विभूषण मिल रहा है, वो गवर्नर बन रहे हैं स्टेटों के। ये सारों की इनकी ये जमात ये थी करके, ये पूरे अंग्रेज़ों के चाटुकार थे। पूरे अंग्रेज़ों के चाटुकार थे ये लोग। इनको इनको जिनको तो निकाल के बाहर मारना चाहिए था, ये लोग सारे के सारे कंटिन्यू किया, और ये इन्हीं की लेगेसी है कि जो इन्होंने जो इसको पूरे को प्रमोट किया यहाँ पे आकर के। और आज वही बात मैं देख रहा हूँ कि आज वो डिस्कशन डिबेट हो रही है कि नहीं उनको, अब जो लोग फौज में थे उनको मर्सनरी मत बोलो। मर्सनरी बोलूंगा तो क्या बोलूंगा भैया? भारतीय जो ये कहते हैं जी हम लोग इंडियन सोल्जर्स फर्स्ट। इंडियन सोल्जर्स कौन से भैया? वो तो अंग्रेजों की फौज थी। ये तो पैसे लेके लड़ते थे वहां पे जाकर के। अब वो कह रहे नहीं वो अमेरिकन ने फिल्म बनाई है बड़ी सी डनकन के ऊपर करके, उसमें तो इंडियंस भी गए थे। अरे भैया अंग्रेजी फौज जो फौजी थे वो अपने देश के लड़ने गए थे, उसके फिल्म में है। अमेरिकी सोल्जर थे वो अमेरिकी अपने देश के लड़ने गए तो वो इसलिए वहां पर है। जर्मन जो मारे गए वो अपने देश के लिए मारे गए थे। ये हिंदुस्तानी तो वहां पे अंग्रेजों के पैसा लेकर लड़ने गए थे। ये क्यों, इनको आप कहां से मुकाबला कर रहे हो फौजी के साथ में? ये तो पैसे के पीर थे ये लोग तो इसमें कोई वो शर्म की बात नहीं है। वो मर्सनरी थे और इनको जब ऑर्डर हुआ था कि मारो गोली, जलियांवाला ने गोली मार दी उठा के, लोग उठा करके। भारत छोड़ो के टाइम पे ऑर्डर हुआ था गोली मारो, गोली मारी उन्होंने लोगों को। तो ये नैरेटिव चेंज होना चाहिए। आपका नैरेटिव ये चेंज नहीं हो रहा था, नैरेटिव चेंज होना जरूरी है। और ये जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं, जितने आपके साहब लोग थे 47 में, अगर कोई और देश होता, हर देश में ऐसा होता है कि आप जब आपके ऊपर एक फॉरेन ऑक्यूपाइंग पावर को आप हटाते हैं तो जिन जिन लोगों ने कोलैबोरेशन किया है आप उनको निकाल निकाल के मारते हैं और पनिश करते हैं। उसमें से आप कैटेगरी बना सकते हैं कि कौन आदमी ठीक है, कौन सा खराब था। मैं ये नहीं कहता कि हर एक आदमी फौज में था वो दुश्मन था। मेरा खुद का दादा फौज में था, उनका भी दिल चेंज हो गया था सुभाष बोस की वजह से, क्योंकि वो आईएनए में गए, वो उसके खिलाफ लड़े थे वो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक आईसीएस, हर एक उस जमाने का हर एक पुलिस वाला दुश्मन था देश का, पर कैटेगराइज करना चाहिए था कि इसमें से कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने गलत रोल प्ले किया और ऐसे लोगों को सजा मिलनी, एज कोलैबोरेटर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मिलनी चाहिए थी। उन्होंने ये नहीं किया उस टाइम पे। उल्टा जिन्होंने आपके गलत काम किया आपने उनको प्रमोशन दिया। आपको वही आदमी जो इंडिपेंडेंस से पहले अंग्रेजों के पैर चाटा करते थे वही साहब बन गए अपने, और उन्होंने लिंक मेंटेन किए। एक मेरे को नाम याद आता है, राय बहादुर बख्शी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जी ने इंक्वायरी की सुभाष बोस की डेथ की, और बड़ा वो पुराने जमाने में अंग्रेजों का बड़ा वो चेला चपड़ा था करके वो तो बड़े साहब लोग, वो तो इंडिपेंडेंस के बाद भी स्कॉटलैंड यार्ड में जा रहे हैं, वहां पे उनको खाने वो लोग बुला रहे हैं करके, वो तो बड़े वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमारा एसोसिएशन था उन लोग के साथ में। तो ये जो पनिशमेंट नहीं हुआ, अगर ये लोग 2-2.5 हजार लोगों को गोली मार देते लाल किले में 47 में, तो लोग ठिकाने पे आ जाते कि जितने कोलैबोरेटर्स थे आपके, आप लोग को उन्होंने उनको छोड़ दिया। और वही मेंटालिटी, वही मानसिकता लेकर के कि पहले आप ये काले अंग्रेज बैठ गए और इनको उस जमाने में वो ठरक थी कि मेरे को बच्चे को भेजना है विलायत में। सबने बच्चे लंदन में भेजने थे। अच्छा, दुनिया भर के लेक्चर ये दे रहे हैं कि हिटलर ने गलत काम किया, ये क्या। किसी माइके लाल में हिम्मत नहीं थी कि चर्चिल को ये बोल दे कि बॉस तुमने यहाँ लोग इतने मारे, कम से कम अपॉलॉजी दे दो, कम से कम। नहीं बोला किसी ने। आज तक नहीं बोलते। अभी भी नहीं बोलेंगे। अभी तो क्या, तब तो बोलने का वो किस मुंह से हम लोग बोले कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। वही बोलेंगे भाई आप तुम 50 साल बाद क्यों मारे हमारे पास में, पहले क्यों नहीं बोले आप लोगों ने। वो जीवित थे, अभी तो मरे 65 में मरे। एटलीस्ट आप जब मरे 65 में तो हमने झंडा नीचे कर दिया देश का। और यहाँ डिबेट हुई है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा जी ये तो कोई प्रधानमंत्री एक्स था, कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था नहीं, तो क्यों नीचे झंडा नीचे करने का मतलब क्या। कहते नहीं हमारी रिस्पेक्ट दिखानी है, हमारे को क्यों रिस्पेक्ट दिखानी है। उसने तो कभी भारत के बारे में अच्छा बोला नहीं, वो तो हमें तो गाली गलौज देकर गया है। ये बात लोगों को पहले ही मालूम थी।
अभी हमको वो डिटेल थोड़ी ज़्यादा मालूम हो गई है कि उसने क्या बोला कि ये हिंदू जो होते हैं वो चूहों की तरह ब्रीड करते हैं, इनको मार दो, ये कर दो, वो कर दो। इस तरह की घटिया उसने गाली। हिटलर ने कभी, आई एम सॉरी, ये जो लोग बहुत बकवास कर रहे हैं, हिटलर ने कोई भारतीय को गाली नहीं दी उसने कभी। उसने सिर्फ ये बात बोली थी उसकी मान काम्प में, उसने कहा था कि जो देश लड़ नहीं सकते वो गुलामी करने के काबिल है। तो बिल्कुल ठीक बात बोली है उसने। आप अगर नहीं लड़ सकते, आप में लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो आप चाकरी करो बैठ करके। बाद में सुभाष बोस ने उससे पूछा, जब उनकी मीटिंग होती है, तो उन्होंने बोला कि आपने जो मान काम्प में लिखा है ना, उसको इन्होंने यूज किया और वो आपके खिलाफ में बोल रहे हैं। तो उसने आंसर दिया कि मेरा जो टारगेट था उस जमाने में, जब मैंने किताब लिखी है 20-30 साल पहले, तो कुछ सर्टन टेंडेंसीज को मैं अटैक कर रहा था। तो चलो कम से कम उसने कुछ एक्सप्लेनेशन तो दिया। अब चाहे वो हमें एक्सेप्टेबल हो या ना हो, लेकिन क्योंकि 1920-30 का जो दशक था उसमें भारतीयों की बहुत बुरी इमेज थी। खुल्लम खुल्ला अमेरिकन प्रेस में या न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में हमारे बारे में उल्टा से लिखते थे वो प्रेस के अंदर। तो पूरे यूरोप अमेरिका में हमारी इमेज बहुत खराब थी। भारत उस जमाने में ये नहीं था जो आजकल है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस टाइम में जितनी उसकी इन्फॉर्मेशन थी, उसने ये बात लिखी। लेकिन जब उसको बोला गया तो उसने कहा जी मैंने वो उस जमाने के हिसाब से लिखा था और आपकी कुछ टेंडेंसीज को मैंने अटैक किया था। लेकिन जो चर्चिल आपको गाली गलौज दे रहा है, लोगों के आपके मरने में उसका पूरा हाथ है, आप उसको, उसके बारे में आपने कभी चू नहीं किया उसके सामने? आप लोगों ने, पंडित जी फोटो खिंचवा रहे हैं साथ में जाके उसके, जाकर के, आपको शर्म नहीं आई वहां पे? क्यों हमारे विदेश मंत्रालय में किसी ने ये बात नहीं उठाई? तो ये पूरी मानसिक बिल्कुल माइंडसेट है कॉलोनियल। और हमारी क्वीन एलिजाबेथ यहाँ पर आई थी 1961 के अंदर, 60-61 में। ओहो हो, उसके आप ऐसे लोग पागल होकर सड़कों में नाच रहे हैं जैसे पता नहीं, जैसे उनकी कोई चाची आ गई वहां पे, वहां से उठ करके सड़कों में नाच रहे हैं, ये है वो है करके। अच्छा, उस जमाने के रिकॉर्ड ये बता रहे हैं, मतलब कुछ लोगों ने लिखा भी था करके, कि वो तो ये चाहते थे कि क्वीन एलिजाबेथ को ही रेड फोर्ट इसके सलूट लिया जाए 26 जनवरी की परेड का। वो पंडित जी तो इसके चक्कर में थे। लोगों ने कहा जी क्या कर रहे हैं, मारे जाएंगे हम लोग, तो ये उसमें जाकर रुका है। तो ये तक बात उस टाइम पे हुई है कि राष्ट्रपति के साथ में क्वीन को बिठा देंगे उसमें। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में, पूरा कॉमनवेल्थ का और ये सब चीज़ों का। और ये जब देश कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया 1948 से 1949 के बीच में, क्योंकि लंदन में इनकी मीटिंग्स हुई थी कॉमनवेल्थ वगैरह की, तो फिर वो उसमें फिर भारत के लोग फेवर बनी थे। असेंबली में बहुत लड़ाई उसको लेकर के कि नहीं आप नहीं जाना, जिन लोगों को आप सुबह शाम गाली दे रहे हैं आप क्यों उनके कॉमनवेल्थ का मतलब क्या? कॉमनवेल्थ इज द न्यू नेम फॉर ब्रिटिश एम्पायर। और अगर आप साधारण भाषा का इस्तेमाल करें तो गुलामों का टोला है वो बेसिकली। मैं खिलाफ में नहीं हूँ, मुझे, क्योंकि मैं आज के इंग्लैंड को, अंग्रेज को मैं गाली नहीं दे रहा। मैं, मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है। मेरे मित्र हैं जो वहाँ के पासपोर्ट लेके बैठे हुए, तो मेरी उनसे परेशानी नहीं है ना। मेरे वहाँ के वर्किंग, क्योंकि मैंने वहाँ, जैसे मैं लंदन में था तो मैंने किसी से बात कर, तो उन्होंने कहा देखो यार हम लोग तो खुद मिडिल क्लास के लोग हैं। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं जो भारत में मारपीट के आए थे, वो सारे बड़े बड़े साहब लोग थे, हम भी सफर कर रहे थे, हमारी भी हालत अच्छी थी नहीं वहाँ पे। मुझे वहाँ के लोगों ने बोला कि हम भी यहाँ सफर कर रहे थे, हमारा भी, उन्होंने कोई, तो इंग्लैंड की बात है, इवन आप बाहर जाएंगे स्कॉटलैंड में या वेल्स में, वेल्स वाले कहते हैं आप, वो तो हमें भी तंग कर रहे थे अंग्रेज, आप मुझे क्यों बोल, हमें क्यों बोल रहे हैं आप लोग? हम तो मिडिल क्लास के नॉर्मल लोग हैं, हम तो अपनी नौकरी वोकरी करते हैं और अब बच्चों को बड़ा करते हैं। वो तो कुछ एक लोगों ने आपको लूटा होगा तो उनका ब्लेम है। तो हमें कोई अभी आज के अंग्रेजों से प्रॉब्लम नहीं है। मैं मानता हूँ कि आज के साथ में जो कॉमनवेल्थ जो शेप अब ले लिया है वो बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे फायदे में उसमें। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो उस टाइम पे हमको ढंग से जो हमने हैंडल किए, तो उसमें दिखाई देता है कि हम लोगों में शर्म लिहाज नाम की चीज़ नहीं है, और हम लोग बिल्कुल सेल्फ, हमारे में रिस्पेक्ट नाम की चीज़ कोई नहीं थी। जी। आपको क्या लगता है, यदि नेताजी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते, वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वही थे, क्योंकि उन्होंने ही आज़ाद सरकार का गठन किया था और उसका उन्होंने कहा भी था, सर उसको बड़ी एक्नॉलेज खुशी भी की किया। बात है, सर बड़ी खुशी की बात है, कल बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर ने ये ऐलान कर दिया कि आपसे आप सारी किताबों में नेताजी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ये कमाल की बात इसलिए है कि 2 साल पहले ही बंगाल के लोग महात्मा गांधी की वो टेबलो बना के भेजा करते थे। अब इनको ऐसा झटका लगा कि मोदी ने ऐसा दाव खेल दिया, इनके पास बोलने के लिए बचा नहीं है। अब बड़ी खुशी की बात यह है कि ये टीएमसी वाले हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि नेताजी की फाइलें बाहर निकालो, कि मुद्दा कुछ नहीं बचा, क्या बोले, मोदी ने सारा सारा का सारा उनका दांव फेल कर दिया। तो हमने कहा हम खुश हैं। मैं उस दिन टीवी में था तो लोगों ने मुझे बोला कि टीएम, मैंने कहा भाई हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए, हमको टीएमसी भी सपोर्ट कर रही है, बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है, तो दिस इज वेरी गुड फॉर अस, कि हम तो चाहते हैं कि ये मुद्दा पॉलिटिक्स का नहीं है, और सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर के आप ये डिमांड करो कि सच्चाई बाहर आनी चाहिए। और उनका जो स्थान था कि वो भारत को आजाद करने में उनकी भूमिका नंबर 1 थी, वो हिंसा का कोई रोल था नहीं, ये बात सच्चाई पब्लिक में आनी चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि टीएमसी इसको रियलाइज कर रही है और सपोर्ट कर रही है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि बीजेपी सपोर्ट करेगी आने वाले टाइम पे, कि जो चेंज इतना बड़ा इसमें आ रहा है। अब तो वो क्या बोले कि
जेनी इज आउट ऑफ द बैग, तो इसलिए जिनी उसका बैग। तो और कुछ हम्म। और कुछ है, उसको वापस नहीं ले जा सकते आप, जिन को बोतल में वापस नहीं बंद कर सकते। और एक बात और भी इसमें देखने वाली जो है वो आईएनए का जो हश्र भारत में हुआ ना, लोग कहते हैं कि साहब की बहुत सारे जो मुस्लिम कमांडर्स थे उन्होंने भारत के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आईएनए को पूरी तरह से भारत ने डिस्कार्ड किया, लेकिन पाकिस्तान ने उन सबको अपनी आर्मी में स्थान दिया। सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ खास लोगों को लिया, क्योंकि वहां भी वो जो उनके अफसर थे वो भी इनसे खुंदक खाते थे, जो लॉयल मुस्लिम जो थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, क्योंकि उनको उनका तो था ये था कि उनको सूबेदार की नौकरी मिल जाए वो तो उसी से खुश थे, एक कैप्टन का रैंक मिल जाए उसी से वो साहब बन जाते थे। यहाँ पे इनको बहुत हाई रैंक मिले, जनरल के रैंक, ब्रिगेडियर के रैंक मिल रहे, तो उससे उनको था कि ये इतना बड़ा इनको कैसे मिल गया। तो देवर जनरली, इनफैक्ट वहाँ के लोगों ने ही लिखा है बाद में कि लोग हमको पसंद नहीं करते थे, पाकिस्तान सोसाइटी के अंदर भी हमारे जो आईएनए के लोग थे उनको वो आइसोलेट करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे जो मेन स्ट्रीम। इवन अयूब खान फॉर एग्जाम्पल ही, अयूब खान ने आईएनए ज्वाइन नहीं करी, लेकिन हबीबुर रहमान ने ज्वाइन कर ली, तो बाद में ऑफकोर्स ये लोग आपस में जानते थे, लेकिन है कि एक डिफरेंस था। एक ये सवाल बहुत अच्छा जो आपने रेज किया, इसका आंसर देना बहुत जरूरी है कि आईएनए के लोगों ने भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पहली बात, ये लोग ना क्या कर रहे हैं ना, ये अचार बना रहे हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री अचार नहीं होती, आपको समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट, प्लेस, टाइम क्या हो रहा है। आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, वो भारत पाकिस्तान के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो एक आज़ाद भारत की लड़ाई लड़ी थी, और सुभाष बोस ने मुस्लिम लीग के खिलाफ में था। दे डिड नॉट फाइट फॉर इंडिया पार्टीशन, दे फॉट फॉर इंडिया, वन इंडिया। लेकिन जो भी हुआ इतिहास में, 45 में उनका सब कुछ खत्म हो गया, उनको ट्रायल में लगा दिया, और 2 साल के अंदर आपस में लोगों की रजामंदी से भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। पार्टीशन एक लीगल, एक सच्चे है, तो पार्टीशन हो गया। अब क्या करेंगे वो लोग? अब जिसमें जो उनके घर वहां पर रह गए हैं, तो वो वहां वहीं रह गए, वो यहाँ नहीं है। अब हबीबुर रहमान बिलोंग टू दिस व्हाट इज द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो वहां का रहने वाला, उसकी प्रॉपर्टी वहां है, उसके फैमिली वाले यहाँ पर है, यहाँ उसको रखने में किसी को इंटरेस्ट था भी नहीं, तो वो चला गया वहां, गया वो पाकिस्तान की फौज, उसको उसको भर्ती हो गया, ब्रिगेडियर साहब बन गए, उनका नाम था राजा हबीबुर रहमान का, राजपूत मुस्लिम थे वो, तो वो वहां जाकर के फौज में चले गए। अब सर प्रॉब्लम मेरी ये होती है, जैसे मेरे भी 1-2 दोस्त हैं जानने वाले, जो आज मतलब, एक मेरा फेसबुक फ्रेंड है, वो अमेरिकन आर्मी में काम करता है, अमेरिकन आर्मी में वो कैप्टन जब अफसर बन गया है, भारतीय मूल का आदमी। भगवान न करे कल पाकिस्तान, अमेरिका और भारत की कोई आपस में टसल हो जाए, तो उसकी ड्यूटी क्या होगी? जिस कंट्री का पासपोर्ट वो होल्ड कर रहा है, जिस कंट्री की वो लॉयल्टी है, उसको ऑर्डर ओबे करने पड़ेंगे। तो वो लोग जो उस कंट्री में चले गए, उस कंट्री का वो कंट्री उन्होंने नहीं बनाई थी, आपने बनाई थी, आप लोगों ने एग्री किया था, हम सब ने एग्री करा, पार्टीशन हुआ, एक लीगल सत्य है इस देश का। उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए, वहां की फौज में उनको ऑब्जॉर्व कर लिया गया, और जहां वहां उनको हुक्म होता है उनकी सरकार का, तो उनको हुक्म उनको 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 मानना पड़ेगा। तो इसमें ये बोलना कि साहब आइए, अब ये तो वो बात होगी कि साहब मैं आज ये बोलना शुरू कर दूं कि अच्छा आईएनए के लोग थे, वो बाद में पाकिस्तान चले गए, उन्होंने हम पे अटैक कर दिया, अच्छा तो ममता बनर्जी आपके साथ ही अटल जी के टाइम पे, अब क्या है वो? ये तो वो वाली बात होगी ना। तो दीदी भी तो आपके साथ में थी ना आज से 10 साल पहले अटल जी की गवर्नमेंट में। अब मैं आपको कहूँ कि नहीं वो तो हमारे बिल्कुल खिलाफ में, तो आप आपके साथ थी ना वो पहले। पर आप बोलेंगे नहीं वो तो उस टाइम पे साथ थी, वो अटल जी का टाइम कुछ और था, तो भाई वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे अटल जी के टाइम पे दीदी आपके साथ में थी, वो टाइम और था, अब समय परिस्थितियां बदल गई हैं, आपकी दीदी से नहीं बनती, अब आपकी लड़ाई आपस में। वही बात हुआ कि आईएनए में जो हुआ वो 1942, 43, 44 में हुआ था, आप उसको कहाँ 1948, 49 से मिल रहे हैं? समय चेंज हो गया, समय बदल गया, वो लोग दूसरी कंट्री में चले गए, दूसरी कंट्री की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सोल्जर है, उसकी उसकी उसको अवे करना है। पर वैसे वो बुरा नहीं था, हबीबुर रहमान बापी यहाँ 56 में भारत आया था, उसको बहुत लोगों से मिला, बड़ी इज्जत से लोगों ने बातचीत करी है, बहुत अच्छी बात उसने बोली है। तो ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इस तरह की बातें बोल के मतलब ये अपना मानसिक दिवालियापन दिखाता है कि आदमी को पता ही नहीं है कि लाइक, अरे आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली में हमारे ये अपने डिफेंस आईडीएसए में जाइए, वहां पे पाकिस्तान आर्मी के जर्नल आके आपसे ढंग से बात करते हैं, आपसे रिटायरमेंट के बाद अभी भी यार कोई मना नहीं करता उनको, लेक्चर्स होते हैं यहाँ पे उनके। और एक बहुत ज्यादा, सर आपको पता होगा वहां, आई मीन जनरल जिया तक के टाइम पे तो वो लोग साड़ी वाड़ी पहन के आते थे सर लोग टीवी पे, वो रेडिकल राइज तो बाद में स्टार्ट हुआ। तो दैट इज नॉट जी। माई एरिया, आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड दैट, बट थिंक ये बोलना कि वो वहां गए बिकॉज कंट्री उन्होंने डिवाइड नहीं की, कंट्री हम लोगों ने डिवाइड करी है, वो वहां चले गए और उनको लड़ना पड़ा वो। तो उसमें आई डोंट फाइंड एनी फॉल्ट विद दोज पीपल बिकॉज ऑफ दैट। दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ पुटिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स। कंट्री तो गांधी नेहरू ने डिवाइड की है, और वो जो है कोई राष्ट्रपिता और चाचा बने घूम रहे हैं। खैर,
अब आइए चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। बहुत सारे प्रश्न आ गए और मैं सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो को देखें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें फॉलो करें और हमें सपोर्ट भी करें। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Mitul Panchal, British collaborators are rewarded instead of being punished. Yes, that is correct. The people who were part, I mean, I give you a good example. You know, people who were asked to fire upon people in Jallianwala Bagh. In fact, it was not just the people fired. There were a lot of things happened in Amritsar. People were tortured by police also. All those people who took part in the atrocities, especially those who were firing at people, they were given pension after India became independent. Why would we be giving them pension? They were war criminals. They should have been punished in 47. No, we were giving them pension. All the benefits, they were soldiers. प्रवीण यारा, awesome work संजय जी, नेताजी, थैंक यू सर ये जो स्पेलिंग नेताजी के बता रहे हैं ना, जो टीएच का मतलब, ये साउथ इंडिया में नेताजी को वो स्पेलिंग में टीएच लिखते हैं. That means Mitul Panchal again, independent or victorious power demolished the outgoing powers. We couldn't remove English. We are still colony. True independence hasn't been achieved. well, one part is fine because of course जब अमेरिकन्स ने वियतनाम को छोड़ा तो क्या हुआ था, उनको मार मार के निकाला था ना वहां से अमेरिकन्स, वियतनामीज ने. तो क्या वियतनाम ने जब अमेरिकन्स को निकाला अपनी कंट्री से, तो क्या उन लोगों को जिन्होंने सपोर्ट की थी अमेरिका की ऑक्यूपेशन के टाइम पे, उनको बिरयानी खिलाई थी क्या? दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता. आपकी कंट्री पे फॉरेन ऑक्यूपाइंग पावर बाके बैठी हुई है. जो लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं, दे आर ट्रेटर्स एंड दे शुड बी किल्ड. देयर इज नो अदर वे आउट. दैट इज द वे, दिस इज लॉ ऑफ द, दैट इज द मेन थिंग. बट हम लोगों ने नहीं किया. हम लोग उनको रिवॉर्ड करा. अच्छा, उनसे उन्हीं के बच्चे जब बड़े बड़े साहब बन गए, डिफेंस सेक्रेटरी बन रहे हैं, जर्नैल बन रहे हैं, गद्दारों की औलादों को आप लोगों ने बिठा दिया. वो बैठ के उन्होंने पूरा माहौल गलत खराब कर दिया हम लोगों ने. आपकी जो हिस्टोरियन है वो कौन सी, वो मैं नाम भूल गया उनका, बड़ी वो नाम थापर, उसका दादा तो उसमें, रोमिला थापर का दादा तो ट्रेटर था. वो बैठ के वो सिरोपा दे रहा है उसको बैठ करके, जनरल थापर को, उसको जनरल डायर को. ये बैठ के हमको लेक्चर दे रहे हैं बैठ करके ये लोग. मीर जाफर की खानदान से तुम्हारा खून आ रहा, तुम बैठ के उसको, तुम बारे में तुम बातें कर रहे हो. तो ये तो कितना इन्होंने रीशेट किया होगा पूरा एटमॉस्फेयर. मीर जाफर पर मेरी आपत्ति है. हाँ, मुझे पता कुछ नई बातें, मुझे नहीं मालूम कुछ. हमने सुना कि नई बातें कुछ बाहर में कि वो नहीं था ट्रेटर, ठीक है. बट सर वो सेम थिंग अप्लाइज टू राजा राम मोहन राय. क्योंकि राजा राम मोहन राय पे जो क्रिटिसिज्म अटैक किए जा रहे हैं, दे आर फॉरगेटिंग कि इस कंपनी आने से पहले नवाब के टाइम पे हालत खराब कर दी थी वहां पे हिंदू कम्युनिटी की. तो शायद उनको बहुत रिलीफ मिला था कि कंपनी वाज फार बेटर देन दी वाटर. सो वहां पे ये भी एंगल आ रहा है कि राजा राम मोहन राय को भी ये एक्सटेंशन मिलना चाहिए कि यू हैव टू कंपेयर नवाब का टाइम एंड द कंपनी का टाइम. But I agree with you that there are some new things which I do not know actually. Next. Get addicted. Sir, I have read many comments from leftists. For example, Netaji was liberal and all. They try to oppose anything Modi ji do. Please give your opinion on this. He's trying to say probably that Netaji was very, secular the way these people are. No, he was carrying Gita. Liberal in the meaning of the woke liberal actually. नहीं, वो लोग तो कह रहे हैं कि वो तो डिक्टेटरशिप के फेवर में थे. कई लोग तो ये कह रहे हैं. तो ऐसा नहीं, वो इतने लिबरल तो नहीं थे करके. बाकी है कि वो ही वाज पर्सन वाज कैम्ब्रिज से पढ़कर आया था. ही केम फ्रॉम वेरी रिच फैमिली बैकग्राउंड. तो उस तरह के वो नहीं थे. इनसे आप मुकाबला नहीं कर सकते उन लोग का. वो अपना उस जो आदमी उस टाइम पे, औरतों जो लेडीज थी, विमेन थी, इवन फिल्म एक्ट्रेसेस जो थी, वो अपनी शक्ल नहीं दिखाती थी डायरेक्टली, कैमरे को देखती नहीं थी, मतलब अच्छा लगता था नहीं. उन्होंने क्या था, बंदूक पकड़ा दी. वो तो बहुत एडवांस था. उसने आपके प्लानिंग कमेटी बनाई. ये तो हमारी कंट्री में तो गांधी जी तो चरखा सिस्टम के फेवर में थे. इकोनॉमी में तो ये चाहते नहीं थे किसी. तो आदमी बहुत बहुत एडवांस था, बहुत ओपन माइंडेड था. और वो अपने व्यूज चेंज धीरे धीरे उसने करे बहुत सारे. और अब उसने बात बोली कि हमारा भारत, जो हमारा एंशिएंट भारत है, वो अभी भी जीवित है और आगे भी जीवित रहेगा. वो हमारे कल्चर की, उन्होंने बहुत बातें बोली हमारे एंशिएंट कल्चर के बारे में. वो बोला कि सब इजिप्ट वगैरह सब खत्म हो गए, हम लोग बचे हुए. तो ही वाज समबडी हु वाज वेरी मच रूटेड इन द इंडियन कल्चर एंड ईथोस. लेकिन हाँ, क्योंकि वो बहुत बाहर घुमा है, बहुत यूरोप में 10 साल एक साइड में रहा, तो बाहर का अब आपको समझना पड़ेगा ना, वो टाइम अलग था. अगर आप मुझसे पूछेंगे जैसे कम्युनिस्ट, आज का कम्युनिस्ट और 1920-30 के दशक का कम्युनिस्ट बहुत अलग अलग है. वो समय और टाइम अलग था. मैं ये नहीं बोलूँ कि आज के ये कम्युनिस्ट को तो मैं उस कैटेगरी में रखूंगा नहीं मैं. Next.
Ajit Tharad, Namaste Sanjay ji. Why don't nationalist forces promote movie The Kashmir Files, which reveals truth of Kashmiri Hindu genocide? This film is produced by Vivek Agnihotri, who has produced अभी Tashkent मेरे ख्याल से Files. रिलीज नहीं हुई है सर वहाँ पे, वो भारत में, वो अमेरिका में थी तो हम सब लोग ट्वीट मार रहे थे और बहुत अच्छा उनका व्यू गया, पर अभी शायद रिलीज भारत में नहीं हुई है, अभी शायद अभी होगी। तो विवेक जी जी हाँ, मेरे ख्याल से होगी तो हम हम सब जब करेंगे। देखेंगे तभी तो पूरी बात बताएंगे। अभी तो सारे हाँ, जो उनके अभी रिलीज भी मेरे ख्याल से प्रीव्यू नहीं हुई है, अभी वो रिलीज भी नहीं नहीं हुई है। है। करेक्ट। नेक्स्ट है मिस्टर तापस विश्वास जी, थैंक यू, धन्यवाद। Shubhajit Chatterjee, if today's Indian Army displays its Victoria crosses, then shouldn't it also share the blame for Jallianwala Bagh massacre? Should the Indian Army apologize before we ask the British Prime Minister to do it? एक किसी ने मुझे, भाई ने बोला था ब्रिगेडियर ने, कि वो तो जापानियों ने बड़े वॉर क्राइम्स किए थे, वो कंफर्ट वुमन थी। मैंने कहा तुम्हारा चकला सिस्टम क्या था, तुम्हारे पे चुनाव चार्जेस वगैरह? तो वो तो ये जो आप बात बोल रहे हो, ये बड़ी खतरनाक बात है कि ऑब्वियसली अगर ये बात अगर वो बोलेंगे तो ऑब्वियसली दे शेयर द ब्लेम फॉर इट, क्योंकि आप उनके साथ में तो आप कोलैबोरेटर्स। इनफैक्ट मुझे बहुत जो खबर लगी थी, मैं हांगकांग गया था, तो हांगकांग के लोग चाइनीज हमको पसंद नहीं करते हैं। वन रीजन आई वाज टोल्ड कि हमारे जो फौजी वहाँ पे थे, उन्होंने कुछ अंग्रेजों के ज़माने में उन्होंने गलत गलत काम किया। तो हम चाइनीज़ जो हांगकांग के हमारे इंडियंस को पसंद नहीं करते, बिकॉज ऑक्यूपेशन जब उनका था पहले, इंडिपेंडेंट 45 से पहले, तो इंडियन फोर्सेस वहाँ लगी थी। तो आप जिस यार्डस्टिक्स पे जापानीज को रख रहे हैं, मैं यार्डस्टिक आप पे भी लगा सकता हूँ कि वॉर टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने खबरें पढ़ ली कि साहब एक फला फला आदमी ने कहा था कि जापान के लोगों ने वॉर क्राइम्स किए थे, तो भैया निकालो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स कश्मीर के बारे में। तो इस तरह की ये मेरे ख्याल से बहुत डेंजरस चीज़ है, अगर ये नहीं करनी चाहिए। अगर आप उन पे पत्थर, अगर सुभाष बोस पे आप गाली गलौज करोगे तो फिर हमको भी फिर अपने हथियार खोलने पड़ेंगे कि आप भी दूध के धुले नहीं हो। लड़ाई जहां होती है, फौज जहां जाएगी, वहां वॉर क्राइम्स होते हैं। जी, next. Mitadru Mukherjee says, if you want to know about British illegal human experiments on Indians, Yes. just Google Rawalpindi experiments. They exposed Indian soldiers to mustard gas and sarin and said it's a test for cure of common cold. बिल्कुल, ये रावलपिंडी एक्सपेरिमेंट की फाइल गलती से बच गई है, ये निकल के आई है। और जब उनसे पूछा गया अंग्रेजों से कि ये क्या है भाई, क्या आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और जो दूसरों के पे, इंडियन सोल्जर्स पे कर रहे थे, उनको मस्टर्ड गैस, मैंने फोटो खींची, बॉडी वॉडी जली उन लोगों की। तो उन्होंने बोला यार वो टाइम दूसरा था, आप उसको क्यों आज के टाइम से मिला रहे हो? तो ये हमने किताब में कोट किया इसको कि वो टाइम दूसरा था। अच्छा बेटा, तुम्हारा प्यार हमारा चक्कर, यही काम अगर जापानीज करेंगे, जर्मन्स करेंगे, तो बोले इन्होंने वॉर क्राइम्स किए थे, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे ह्यूमन बॉडीज पे। तुम क्या कर रहे थे? और हम लोग बेशरम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। Abhijit Sudhakar, I like your minimal series. Please keep up the memes. Will you debate with Sarvesh Tiwari? Oh, that is also coming up with Chandrachud, most probably. हाँ सर, ये जो सीरीज की बात कर रहे हैं मिनिमल की, ये मेरे पीछे जो मेरा बैकग्राउंड लगा है मिनिमल, इसमें एटलीस्ट आपका फोटो लगा हुआ है। तो हम लोग एक सर मुहिम चला रहे हैं, मतलब एक जैसे एक हंसी मजाक के तौर पे, मतलब आजकल जो है लोग मीम बहुत देखते हैं, ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं है व्हाट्सएप वगैरह में। तो ये था कि वो एटलीस्ट आप यहाँ पर आए थे भारत में 56 में, तो वो उनका काफ़ी खुल करके बोले थे। उन्होंने लखनऊ में सुभाष बोस के बारे में कुछ बोला है कि वो जीवित थे, रूस में थे, एक अलग से मुद्दा है। जाके कलकत्ता में जाके उन्होंने एक्टिंग गवर्नर को बोला था कि हम लोग आज़ाद करने का मेन कारण सुभाष बोस है। और उन्होंने पूछा गांधी जी का रोल क्या, तो वो स्माइल करते, उनकी स्माइल बहुत अच्छी है, देखो मैंने फोटो लगाई चुन करके। तो स्माइल में उन्होंने पूछा कि मिनिमल रोल था उनका। तो हम इसको चाह रहे हैं कि ये मुद्दा पॉपुलर किया जाए। आज मैंने गवर्नर साहब को ट्वीट डाला है कि एटलीस्ट आप 2 दिन आपके गेस्ट थे वहाँ पे, उनकी फोटोग्राफ्स हैं लखनऊ की, तो वो फोटो में मोटे कुछ नोट निकालिए, क्योंकि गवर्नर साहब ने नोट अपना लिख के छोड़ा, वो तो अवेलेबल है बांग्ला में, बट आई वांट प्रॉपर रिकॉर्ड्स। तो अगर वो रिस्पॉन्स अभी तक तो आया नहीं आएगा तो हम डाल देंगे आरटीए। तो हम लोग चाहते हैं कि ये मिनिमल वाले मुद्दे को, क्योंकि भारत के लोग इसको जानते हैं, लेकिन इसको एक मीम की तरह से, मजाक के तौर पे, थोड़ा सा कई बातें सर सीरियसली नहीं बोली जाती, थोड़ा सा ह्यूमर में ज़्यादा लोग समझते हैं। तो ये कैंपेन मैंने चलाया था यंग लोगों को टारगेट करने के लिए। Next. Dusk Night, how did the relationship between Bose and Veer Savarkar go before INA days and post independence? चंद्रचूड़ के नाम से उसने, अभी चंद्रचूड़ घोष की किताब में, वो उनसे पूछना जब वो आएंगे सर के पास में, चंद्रचूड़ घोष ने किताब में लिखा कि सुभाष बोस ने दबा के तारीफ की वीर सावरकर की। वो पार्ट कुछ दिखाता नहीं है, सिर्फ ये था कि जब वो 1942-43 में वहां गए थे, उस समय के हिसाब से, क्योंकि वो उन्होंने कुछ उसके बारे में हल्का सा क्रिटिसाइज किया था। अब क्या है कि वो हल्का सा क्रिटिसिज्म वहां पे किया, तो लोग क्या कर रहे हैं कि जो तारीफ करिए वो बात नहीं दिखाते, क्रिटिसिज्म को दिखा के बोलते देखो सावरकर के बारे में ये कहा था और इसलिए वो हम। लेकिन गांधी जी के बारे में सुभाष बोस ने बहुत उल्टा से लिखा है। ऑन द अदर हैंड,
सावरकर ने पूरी जिंदगी सुभाष बोस के बारे में कभी कुछ खराब नहीं बोला। उन्होंने उनके बारे में बहुत अच्छा बोला। उनके बारे में उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने डाली थी 55-56 के आसपास की। उसमें उन्होंने बोला कि जितने भारत में जितने लोग 1857 के बाद जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए हैं या कुछ किया, सिर्फ सुभाष बोस का नाम लिया। और उनके मरने से पहले उनका इंटरव्यू हुआ था, उनसे पूछा कि देश आज़ाद कैसे हुआ था, तो उन्होंने 3 कारण गिनाए थे। सुभाष बोस, नेवल म्यूटनी, उनको शायद उस टाइम मालूम था कि नेवल म्यूटनी सुभाष बोस के कारण नहीं हुई थी। तो सावरकर ने सुभाष बोस की हमेशा से तारीफ करी है और नेताजी ने भी दबा के तारीफ की थी। वो चंद्रचूड़ घोष समझा पाएगा जब वो यहाँ पर आ रहा था। नेक्स्ट, Dinkar Anuji, keeping emotions or realities aside, is it feasible to declare Netaji as the first Prime Minister of India now? नहीं, ट्रांसफर पावर के बाद में से एक चीज ये सर, ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारा प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 47 से पहले और बाद में लीगली एक ही एंटिटी है। अब हम लोगों ने वो अडॉप्ट कर लिया है, हमारी सारी ऑब्लिगेशन हम पे ट्रांसफर हो गई है। मेरे को लगता नहीं कि ये फीजिबल होगा कि उनको ऑफिशियली डिक्लेयर कर सके, कि हम लोग को लीगल सिस्टम जो है वही। तो यू कैन टेल बेटर सर। I don't see any issues with that, क्योंकि इन्होंने, इट्स अ वेरी फनी सिचुएशन लीगली, कि इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह दिया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विल नॉट अप्लाई। लेकिन जो ओरिजिनल लॉ है जिस पार्लियामेंट ने बनाया उसमें वो आज तक मौजूद है। और जो सॉवरेंटी का क्लॉज था कि द सॉवरेंटी विल बी विद द ब्रिटिश, वो भी 1976 तक एज इट इज़ था। 1976 में उसमें अमेंडमेंट हुआ। तो यदि आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हटा दिया है तो वो पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं, शुड ऑब्जेक्ट टू दैट। और आप यदि चाहें तो आपकी जो इंडिपेंडेंस है उसको आप एंटीडेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट डजंट अप्लाई। Deepak Kumar, was there any communication between Nehru, Indira and Gumnami Baba? Did Nehru give any pension to Gumnami Baba? गुमनामी बाबा ने एक व्यक्ति जिसको उसने गाली गलौच दिया है वो है पंडित नेहरू। तो पंडित जी के होते होते कोई कनेक्शन उनका गवर्नमेंट के साथ नहीं था, वो ना उनसे बात करना चाहते थे। हाँ, एक बार उन्होंने कोशिश की थी 62 की लड़ाई के बाद में निकलने की, तो उन्होंने उनका ये दावा था कि किसी फॉरेन कंट्री के हेड ऑफ स्टेट ने पंडित जी को ये मैसेज ड्रॉप किया था कि ही वांट्स टू कम बैक एंड ही डिडंट रिस्पॉन्ड टू इट। बट ऑल द सेम उनका पंडित जी के साथ कोई लिंक उनका नहीं था। पंडित जी के जाने के बाद में इंडिकेशन मिल रहे हैं कि जब शास्त्री जी बने हैं तो शायद थोड़ा सा कम्युनिकेशन गवर्नमेंट से हुआ था इनडायरेक्टली। लेकिन इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई थी, खासकर 71 की वॉर से पहले, तो सरकार को मालूम चल गया था कि इसके बारे में। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब मैं आपको ऐसे पत्रकार के तौर पर बोल रहा हूँ कि देयर वाज सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन एंड इंदिरा गांधी एक्चुअली हैड गॉन एंड सीन दिस मच आई हैव अंडरस्टूड। रही बात पेंशन की, गुमनामी बाबा का जो सोर्स ऑफ इनकम था यूजुअली 1963 के बाद से जो उनके कलकत्ता से जो उनके खास लोग थे वो आके उनसे मिला करते थे करके। तो उसके बाद और पता नहीं, उनके बहुत कनेक्शन थे, उनको लोग जानते थे, गवर्नमेंट के अंदर जानते थे लोग, मतलब संपूर्णानंद जी उनको जानते थे। संपूर्णानंद जी ने कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताया। कमलापति त्रिपाठी उनको जानते थे और ऐसे उनके बहुत कनेक्शन थे उनके पावर में। तो फंडिंग का आधा तो मुझे सवाल क्लियर है कि उनको वो वहां से लोग दे रहे थे, लेकिन वो था कि वो गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, मतलब उनका ये बहुत वो था। तो ये बड़ा सवाल देना मुश्किल है। पेंशन वेंशन की बात नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी आईबी वहाँ प्रोटेक्शन के लिए वहाँ उनके पास में मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस वगैरह लोग तो हुआ करते थे। Kunal Gupta, Anuji, why does the present day Bose family not accept the theory of Gumnami Baba? Have they accepted the plane crash theory? According to them, what happened to Netaji after 1945? कुणाल जी, इस पे ना पूरा आप अगर पूरी कहानी मैं बता दूं ना एकता कपूर को, तो सीरीज बना देगी बैठ करके। इतनी मजेदार कहानी है ना, फैमिली का ड्रामा जो पूरा इसमें होगा। बेसिक मोटी मोटी कहानी है कि नेताजी के परिवार में 3 लोग हैं जो काउंट करते हैं। अगर कभी भी कोई भी आपका व्यक्ति बात बोले कि सुभाष बोस की फैमिली, तो फैमिली में आप पहले बोलिए फैमिली में 3 लोगों की इंपॉर्टेंस है। नेताजी के बड़े भाई शरद चंद्र बोस, जो लिटरली सुभाष बोस को अपने घर में लेके बैठे हुए थे। नेताजी के दूसरे बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस, जिन्होंने शाहनवाज कमेटी में हिस्सा लिया था। और तीसरा उनकी मिसेस एमिली शेंकल। तो इन तीनों का व्यू बड़ा क्लियर था। शरद चंद्र बोस की डेथ हुई है 1950 में। उसने साफ बोला है कि मेरे भाई की डेथ नहीं हुई है। वो बहुत बड़ा वकील थे, उन्होंने हबीबुर रहमान को पूरा इंटरोगेट किया, उन्होंने बहुत से लोगों से, सोर्सेज से बात करी, इंटेलिजेंस के लोगों से। वो ही वॉज एब्सोल्युटली क्लियर हिज ब्रदर डिड नॉट डाई। इनफैक्ट उनका ये स्टेटमेंट था मरने से पहले कि मेरा भाई जीवित है और चाइना में है। और ये चाइना वाली कहानी सिर्फ गुलामी बाबा में आ रही है, कहीं और नहीं आ रही है। नंबर 2,
सुरेश चंद्र बोस का कॉन्ट्रैक्ट गुमनामी बाबा के साथ में था। तीसरा, एमिली शेंकल की डेथ हुई है 1996 में। एमिली शेंकल ने कभी विश्वास नहीं किया कि प्लेन क्रैश की स्टोरी करेक्ट है। उसकी वजह से ये लोग अस्थियां, जो डीएनए की बात चल रही है, उसने अस्थियां भारत में नहीं आने दी। उनके मरने के बाद में जो हुआ कि वो थोड़ा डॉटर का व्यू चेंज हो गया, लेकिन एमिली शेंकल का ये विश्वास था कि उनके हस्बैंड रूस में थे, जहां उनके साथ में कुछ गड़बड़ हुआ उनके साथ में। तो ये फैमिली का स्टैंड। उसके बाद में जो फैमिली के जो बच्चे आते हैं, उनके जितने भतीजा भतीजी हैं, उसमें से मेरे ख्याल से 100 में से 99 98 में से किसी भतीजा भतीजी ने विश्वास नहीं किया प्लेन क्रैश की स्टोरी में। सिर्फ उनका एक वो भतीजा था शिशिर कुमार बोस, जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गया, उसने माना शुरू कर दिया। तो वो थोड़ा फर्क वहां पे आ रहा है। फिर जो जो लोग जिनका लिंक कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्टों के साथ में है, वो कहते हैं कि प्लेन क्रैश का ठीक है। तो पूरी फैमिली हमारे साथ में थी। पूरी फैमिली का मोटा मोटा ये मानना था कि वो रूस में कुछ हुआ है। दैट इज व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट। सर, उनको ये गुमनामी बाबा से उनको कभी डर लगा नहीं, लेकिन जैसे ही गुमनामी बाबा इशू छन्ना शुरू हुआ, वो घबरा गए, क्योंकि डाटा उनके खिलाफ में जा रहा है। और प्रॉब्लम उनकी ये हो रही है कि गुमनामी बाबा ने ये साफ लिखा हुआ है कि मेरे अपने बड़े भाई सेजदा, उनको वर्ड यूज करते थे, सेजदा मतलब सुरेश बोस, सेजदा के और अपने भतीजे के अलावा मैंने अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट रखा नहीं, बिकॉज दे वर कॉम्प्रोमाइज्ड। तो फैमिली को ये शर्म है कि वो यहाँ पे थे, लेकिन उनको उन्होंने फटकने दिया नहीं। तो वो उन्होंने फटाक से पूरी स्टोरी को छोड़ दिया। अब वो सारे के सारे प्लेन क्रैश स्टोरी के सपोर्टर बन गए वो लोग आज। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स कहानी, पूरी फिल्म बन सकती है इसके ऊपर। Very good. Mithad Mukherjee, Anuj sir, I want to repeat my question from Sandeep Dev ji's program because you didn't get time back then. If Soviets had given asylum to Netaji, why they tortured him so much that led to his पीटीएसडी इन लेटर लाइफ। नहीं, PTSD? मैंने आपको जो आंसर दिया था, वो आपको आंसर मैं अभी दे रहा हूँ। मैंने आपको आंसर ये था कि हमारी किताब का नाम है कनंड्रम सुभाष बोसिस लाइफ आफ्टर डेथ, विच मीन्स हम लोग ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि ये आदमी जिसको आप गुलामी बाबा कह रहे हैं वो सुभाष चंद्र बोस थे। बट किताब का टाइटल है सुभाष बोसिस लाइफ आफ्टर डेथ इज अ कनंड्रम, इट्स अ रिडल। और रिडल में क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज आपस में, ऐसी चीजें मिल रही जो आपस में क्लैश कर रही है। Now, on one hand, you get the data from Gumnami Baba. He's saying that he was being taken care of well by the Russians. He talks about going to, he's watching opera with Khrushchev, and he's praising, Brezhnev. He's praising Stalin. On the other hand, there are some stray references here and there which indicate that something might have gone wrong some point in time, which could have led to the PTSD, whatever. So it's a fairly complex issue. It's not can be easily answered. क्योंकि वो तो यही conundrum हो रहा है कि आपको कन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं एकदम वहां से। सो दैट इज व्हाट द आंसर इज। इट्स वेरी और प्रॉब्लम है कि भगवान जी के फॉलोअर्स, उसके गुमनामी बाबा के फॉलोअर्स ने सब रिकॉर्ड हमको नहीं दिखाए, सरकार कुछ पब्लिक कर नहीं रही है। तो हमारे लिए और भी उसको सवाल को आंसर देना मुश्किल है। लेकिन जो हमें मालूम था, जो चीज मुझे पता है, खुल करके हमने किताब में एज इट इज आपके सामने रख दी है, ताकि आप लोग उसको पढ़ें और देखें। और कनंड्रम है कि there's a riddle, there's some problems which we cannot solve at this moment because we don't have sufficient data. Right. Next. Next question. Ajit Harad. Anuji, this film will be released tomorrow. Sanjay ji, please invite Vivek Agnihotri and his wife Pallavi Joshi for discussion on the movie. Okay, after I watch the movie. अंकित कुमार, अगर होलोकॉस्ट गलत था तो 1857 जालियांवाला, बंगाल फैमिली एक्सेट्रा में क्या ब्रिटिशर्स विश्व शांति ला रहे थे? बिल्कुल। और हमें होलोकॉस्ट की बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हमें चिंता पहले अपने देश की करनी है। जी। प्रथम, saw documentary today on Gorkhas getting recruited in British Army every year. Are we waiting for the Chinese to start Gorkha recruits as well? नहीं, वो नहीं होगा वहाँ पे। गोरखास का हमारा उनसे धार्मिक और कनेक्शन है, और एक पुराना ट्रेडिशन चलता आ रहा है। आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड वरी अबाउट इट। लेकिन अगर कम्युनिस्ट कुछ कर देंगे तब की तब देखी जाएगी। Okay, next. Venkat Ramanan Radhakrishnan ji, thank you. Rituraj, Pakistan attacked JNK on behest of Brits to cut India from USSR, as Kashmir was his way in with the help of the USSR. Our Navy and Air Force were under Brits, and INA weren't allowed to join army as Nehru was scared of a coup. Your views? My only view is this thing, sir, there's a book written by Ambassador Das Gupta which talks about how Mountbatten was running the show,
and Nehru, etc. were just puppets, and they used the entire thing to their benefit. And because of this reason, we must, haul up our, haul our own leaders from the course. Why did they allow this thing to happen? So this is a very good observation. So there's nothing we can say in this. I can't say, I don't know, I'm not an expert, but then this only indicts our leadership further. They compromise India's nation's interest. Right. Malyaben Bhattacharya, the movie Patriot, based on American Revolution, caused a bit of friction between UK and US as it showed the Brits in negative light. So, do you expect something similar if the Netaji files are declassified? कल रात को, परसों रात को हमारे विदेश मंत्री ने बहुत अच्छा ट्वीट डाला है. संजय सर, अगर आपने देखा नहीं तो देखिएगा. He has about Netaji. I think it is fantastic message. He's saying कि India of today will not stand up, or we will not care about what happened in before 45 and all that. So that's a very positive thing. Coming from a man of wisdom that our foreign minister is. Okay. मेरा मानना ये है कि जो मैं संजय सर से बात प्राइवेटली कर रहा था कि अब सर्दी में ठंड में नहाने से पहले ना हम लोग पहले टेम्परेचर चेक करते हैं कि पानी ठंडा कितना है डुबकी मारने से पहले. तो अगर मैं बहुत पॉजिटिवली पूरे माहौल को लूँ तो मोदी गवर्नमेंट जो है ना वो जरा पानी का टेम्परेचर चेक करने के लिए ये काम किया है, लगाने के लिए ये जो मूर्ति लगाई है. अब ये डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम पे पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी बोलना पड़ेगा ना फ्यूचर में. भाई हम मजबूर थे, हमारी जनता खड़ी होगी. They should have a good reason to tell people. Suppose somebody complains in future, British Prime Minister says, no, you should not have done this thing. He said, I'm helpless because there are people in my country who are talking about it. So I think they are testing the waters. That is what I feel, because I'm sure they must have thought about the significance of having a statue of Netaji in this very spot. So obviously it will cause heartburns. If it's causing heartburns in the hearts of Mahatma Gandhi bucks, why would not it cause heartburns in England? Oh, yes. So Mahatma Gandhi bucks, the more heartburn it causes, the better it would be. Mayor, was the DNA of remains of Renkoji temple matched with Bose family DNA? There was no DNA test done because government of India did not want it. Next. Is it possible that Netaji died in Siberian jail and Gumnami Baba was a character created by Congress to cool down temples and his belongings kept in his home at the time of death? There is no evidence to show this thing. In fact, all evidence is to show that he was Subhash Bose. No evidence. It's only speculation. Next. A.S. Raghunath, shouldn't the Delhi's Rajpath that connects NSC statue with Raisina Hills be named as Azad Hind Path? Rajpath sounds like British Rajpath. हाँ, तो वो किंग्सवे था, किंग्सवे का हिंदी में ट्रांसलेशन राजपथ है, तो राजपथ है. तो दिस इज द डिमांड व्हिच पीपल हैव कि इट शुड बी चेंज. सो आई सपोर्ट दिस डिमांड. नेक्स्ट. Mitesh Patel, Namaste sir. Until 68, our IB was reporting to Firangis. There has to be something that would have been working to convert the Dominion to sovereign, powerful nation that we are today. How likely is Netaji working while being as Gumnami Baba? It's Netaji who has changed the Dominion to a sovereign nation. There is that Mahapurush, Punya Purusharth that we are consuming as his children. Jai Netaji, Jai Hind. No, Gumnami Baba did not make any claim of that he was keeping out of Indian affairs, but he said India is not a free country. He was very critical of it, and whatever he was doing in outside the countries, in foreign countries here and there. He thought that will have impact on India's long-term security needs. That's what, and he was thinking in terms of what happens after 100. But he kept on talking about India will become so great you will not know, and I'm working. My whole life is about Matra Shakti Sadhana, and India will rise, and our ancient wisdom, our ancient culture, that will be the powerful force behind it. So that was the whole world view. Something which Sanjay sir talks about. So it's basically the similar worldview he had, in a sense, so to speak, almost. Okay, that brings us to the close. हमें एक बार फिर से आप सभी को, क्योंकि एक बार फिर से याद दिला दूं कि 6 दिन हम लाइव से ऑफ थे, तो इसलिए इस महीने आपकी सपोर्ट की और अधिक आवश्यकता पड़ेगी. धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.